लग्न लग्नेश की जीवन यात्रा, ये विषय है आज का। बहुत ही सुंदर विषय है, बड़ा रोचक विषय है और मुझे विश्वास है कि इस पर लोग बहुत अच्छा बोलेंगे। मेरी तो मिश्रा जी ने बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी है, मैं वैसे इस काबिल नहीं हूँ। हाँ, ये सही है कि मैं कुंडली देखता हूँ और अधिकांश कुंडली मैं बिल्कुल निःशुल्क देखता हूँ। अब जहाँ तक लग्नेश की लग्न की है, तो जन्म के समय लग्न जो भी पूर्वी क्षितिज पर उदित होती है उसको हम जन्म कुंडली का लग्न मान लेते हैं। को जो भी राशि उस समय होती है उसको लग्न मानते हैं। अब लग्न का एक एक्चुअली जन्म पत्री में बहुत बड़ा योगदान है। लग्न से बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं। सबसे पहले जो हमारे ग्रंथ वगैरह हैं या पंचांग में आप लोगों ने देखा ही होगा कि केवल लग्न को देख करके ये बताया जा सकता है कि जन्म के समय, जातक का जन्म जिस समय हुआ वहां का पर कितने लोग उपस्थित थे, जातक की माँ ने किस प्रकार के कपड़े पहने हुए थे, जातक के कमरे के अंदर जहां पर उसका जन्म हुआ, चाहे हॉस्पिटल में हो, ये बताया जा सकता है कि वो उसकी दिशा क्या थी, किस दिशा में माँ थी उस समय जिस समय जन्म हुआ। और ये भी बताया जा सकता है कि जन्म के उपरांत बच्चा कितनी देर में रोया, क्या उसकी स्थिति थी जन्म के समय, वो देर में रोया कि जल्दी रोया, रोया या नहीं रोया। ये भी एक विषय होता है क्योंकि उस समय काफी लोग परेशान हो जाते हैं। मानस में वो अब उसी नाम से नहीं पाएगा जिन स्थानों। हेलो जी जी जी, बोलिए बोलिए आदरणीय, आपकी आवाज आ रही है। अगर बच्चा नहीं रोता है तो निश्चित रूप से लोगों को परेशानी होती है। तो केवल लग्न के द्वारा, जन्म के समय लग्न के द्वारा ये सारी बातें पता चल जाती हैं कि बच्चे को, जातक को क्या परेशानी है। ये लग्न का, जन्म के समय के लग्न से ये सारी बातें बताई जा सकती हैं। इसके उपरांत लग्न का महत्व इसलिए बहुत बढ़ जाता है कि लग्न के अनुसार आप किसी भी जन्म पत्री को देख करके, जातक अगर आपके सामने नहीं भी है तो आप उसका रंग रूप बता सकते हैं और उसके मतलब जो है आचार विचार, उसके गुण और दोष, केवल गुण ही नहीं उसके दोष भी बताए जा सकते हैं। और इसके अलावा ये होता है कि जीवन के विभिन्न आयाम, मतलब देखिए जन्म पत्री में जो 12 भाव हमारे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन लग्न इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उससे विभिन्न आयामों का पता चलता है। अब लग्न का जो स्वामी होता है वो लग्नेश है, लग्न का जो भी स्वामी है वो लग्नेश है। अब यहाँ पर लग्न में सूक्ष्मता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो आप देखिए कि लग्न के जिस समय जन्म होता है, जो लग्न होती है वो एक निश्चित अंश पर होती है। अंश, कला और विकला, यहाँ तक की गणना हम लोग जनरली करते हैं और आजकल कंप्यूटर भी यही गणना कर रहे हैं। तो इसके आधार पर उसका लग्न किस नक्षत्र में है, इस बात को जानने के बाद कि लग्न का उस समय क्या नक्षत्र है, हम और सूक्ष्मता को पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि एक्चुअली एक ही समय पर कुछ लोगों का जैसे जन्म होता है, एक ही कुंडली में एक ही लग्न बनती है, मतलब जन्म अलग अलग समय का हो लेकिन लग्न एक होगी, क्योंकि एक लग्न करीब करीब 85 मिनट से 1 मिनट 42 मिनट तक भी जाती है, 22 मिनट जाती है, 20 मिनट जाती है। तो लग्न एक ही रहेगी लेकिन उसमें टाइम के थोड़े से डिफरेंस से ही उसके अंश बदल जाते हैं और अंश के बदलने से ये संभव है कि उसका जन्म का नक्षत्र, जैसे नवमांश और ये आपका दशमांश, ये सारे जब निकालते हैं तो इसी पर डिपेंड कर जाता है कि उनका लग्न क्या होगा। तो उसके अनुसार मतलब ये बताया जा सकता, ये देखा जा सकता है कि कुंडली में और ज्यादा सूक्ष्मता आ जाती है। अब जो हमारा लग्नेश है, लग्न का एक्चुअली लग्नेश का बहुत बड़ा महत्व है कि लग्नेश जिस भी भाव में जाता है उस भाव में जाने के अनुसार वो फल देगा। अगर लग्नेश अगर मजबूत है, बली है, तो उसका फल बहुत ज्यादा अच्छा आएगा और अगर निर्बल है तो फल कमजोर हो जाएगा। लग्न से आदमी स्वास्थ्य की स्थिति भी बताई जा सकती है। अष्टक वर्ग में तो यहाँ तक भी है कि अगर लग्न के बिंदु 28 से ज्यादा हैं और जितने ज्यादा हैं उसी के अनुसार उसका स्वास्थ्य रहेगा, अष्टक वर्ग ये कहता है। लेकिन यहीं पर यह बात भी आती है कि अगर
6th हाउस के बिंदु लग्न के बिंदु से कहीं ज्यादा हैं तो कैरियर तो उसका ज्यादा अच्छा बनेगा, सर्विस वगैरह उसकी बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है, लेकिन उसके शरीर में रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगी। तो जब रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगी तो फिर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर तो लग्नेश में जितने ज्यादा बिंदु हो उतना ही ज्यादा अच्छा है, और मिनिमम 28 से तो ऊपर ही हो तो ज्यादा अच्छा है। 28 से कम होने पर स्वास्थ्य की समस्या बढ़ सकती है। अब इसके बाद में ये आता है कि जहां जो आपका लग्नेश है, अगर वो दो पाप ग्रहों के बीच में है तो निश्चित रूप से तब भी प्रॉब्लम आदमी के जीवन में रहेगी। अगर लग्न आपका लग्न का दूसरा भाव, लग्न का 12वां भाव, अगर इसके बीच में आपका लग्न जो है दो पाप ग्रहों के बीच में फंसा हुआ है तो भी आप प्रॉब्लम रहेगी जातक को। इसके अलावा जितने भी हमारे भाव हैं उनमें जब लग्नेश जाता है तो जैसे धन भाव में गया तो उससे धन की स्थिति, गृहस्थ सुख की स्थिति, वाणी की स्थिति, ये सारी बातें बताई जा सकती है केवल लग्न और लग्नेश को देख करके। लग्नेश अगर द्वितीय तृतीय भाव में जाता है तो उसके भाई बहन की स्थिति, उसका पराक्रम, परिश्रम, ये सारी चीजें केवल जो लग्न और लग्नेश को देख करके बताई जा सकती हैं। अगर चतुर्थ भाव में जाता है तो फिर आप उसके माता के विषय में, उसके धन के मतलब जो है परमानेंट प्रॉपर्टी के विषय में, उसके वाहन सुख वगैरह के विषय में, और उसका जीवन में सुख रहेगा कि नहीं रहेगा, इन बातों को भी बताया जा सकता है। इसी तरह से पंचम भाव में शुरू से ही पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे थोड़ा एजुकेशन का संबंध है, द्वितीय भाव का बुद्धि से भी संबंध है। तो इसलिए इन चीजों को भी हम लग्न और लग्नेश के केवल देख करके ही बता सकते हैं। लेकिन फिर भी इसके बावजूद एक बात याद रखनी है कि लग्न का अगर अच्छे फल की विचार करना है तो लग्नेश का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर लग्नेश कमजोर है तो ना विद्या में सफलता है, ना कोई दूसरे भाव के, अगर जिस भाव में गया है वो भाव एक तरह से बर्बाद होता है, कमजोर होता है, खराब होता है। इसी प्रकार से आगे की स्थिति, जीवन के अन्य आयाम जो हैं, 7वां भाव वैवाहिक सुख, 6ठा भाव बहुत इंपॉर्टेंट है कि लग्नेश अगर 6ठे भाव में है तो वहां पर जाकर के वो अच्छी सर्विस वगैरह का योग देता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि वो वहां पर अगर मजबूत ज्यादा है तो रोग की संभावना भी अधिक देता है। तो 6ठे भाव में अगर लग्नेश थोड़ा कमजोर रहे तो रोग की स्थिति कम होती है, लेकिन कमजोर फिर सर्विस के मामले में भी उसको प्रॉब्लम आती है, जो कि 10वें भाव से ठीक की जा सकती है थोड़ा सा। तो ठीक करने के तो पता ही है आप लोगों को कि बहुत सारे हैं, मंत्र के द्वारा, जप के द्वारा, नक पहनने के द्वारा, और भी अनेकों तरीके हैं जिनसे योग, प्राणायाम सब कुछ आदमी कर सकता है अगर स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। 6th हाउस के बाद आपका 7th हाउस आता है, उससे वैवाहिक सुख की स्थिति, पत्नी के विषय में, ये सब लग्न और लग्नेश से ही केवल बताया जा सकता है। केवल आप लग्न को लीजिए, लग्नेश को लीजिए, और लग्नेश कहाँ कहाँ जा रहा है उससे बताया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कहीं दूसरे ग्रहों से पीड़ित तो नहीं है। अगर वो दूसरे ग्रहों से वास्तव में पीड़ित है तो फिर आपकी समस्या बढ़ सकती है। और अगर दूसरे ग्रहों से की दृष्टि उसके ऊपर है, अच्छी दृष्टि है, और या दूसरे शुभ ग्रह उसके साथ बैठे हैं तो आपका मतलब जो है और ज्यादा अच्छा सारा कुछ हो जाएगा, सारी चीजें और अच्छी होंगी। इसी तरह से 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस आप सबको पता ही है। तो इन चीजों इनका भी निर्णय निकाला जा सकता है केवल लग्न और लग्नेश को देख करके। आवश्यकता इस बात की है कि लग्नेश बली होना चाहिए, निर्बल नहीं होना चाहिए, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए। लग्न भाव में जरूर ध्यान रखिए कि लग्न भाव में जो भी ग्रह गए हैं वो अकारक नहीं होने चाहिए। जिस भी भाव के स्वामी हैं लग्न के अनुसार, जहां पर लग्न के ग्रह जहां जहां भी गए हैं वो कारक ग्रह भाव में जाने चाहिए, अकारक नहीं होने चाहिए। और लग्न भाव में जो ग्रह आए हैं उन पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि लग्न में अगर पाप ग्रह आ गए तो फिर लग्न आपका निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा और समस्याएं बढ़ जाएंगी। इस तरह का आपको विचार करना चाहिए।
अब मेरे समझ में बताया तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी विद्वान थोड़ा थोड़ा बोले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टाइम भी मिश्रा जी ने 2 घंटे का ही रखा है, इसलिए मैं सभी अपने मित्रों को पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उस पर वो अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, और अगर कुछ सही है तो निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन अगर गलत है तो अपने कमेंट्स मुझे जरूर दें कि मैंने कुछ गलत बोल दिया है। धन्यवाद। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा विधि पूर्वक मार्गदर्शन किया। लगन और लग्नेश, क्योंकि लग्नेश और लगन जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों के साथ संबंध बनना, ये आपने सब बड़ा विधि पूर्वक बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं, हमारे बीच अंजना दीदी जी जुड़ गई हैं। अंजना दीदी जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। जैसलमेर से शामदेव पालीवाल जी, ये भी बहुत अच्छे विद्वान है, ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। और जोधपुर राजस्थान से धन्यवाद। श्री अभिषेक जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पठानकोट से आदरणीय विश्व कुमार शर्मा जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय शामदेव पालीवाल जी जैसलमेर से, कि वो आए। आज का जो विषय रखा गया है लगन और लग्नेश की जीवन यात्रा, इसके ऊपर अपने विचार दें और हमारा सबका मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मैं है ना हाँ, अंजना गुप्ता बोल रही हूँ। सबसे पहले सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी के सभी विद्वानों को, ओमकार जी मिश्रा को, श्री विश्व कुमार जी शर्मा को, एवं अमित पाराशर जी को, एवं जितने भी महानुभाव इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है लग्न और लग्नेश, क्योंकि ज्योतिष में लग्न और लग्नेश का विशेष महत्व रहा है। यहां तक कि यदि संक्षेप में कहा जाए तो लग्न की तुलना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में उस पेड़ के साथ की गई है जिसकी जड़ें उसकी मजबूती को थामे रखती है। या हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई भी मकान कितना भी भव्य हो, यदि उस मकान की नींव मजबूत है तो उस मकान को कोई नहीं हिला सकता। यही स्थिति लग्न और लग्नेश की है। यदि किसी की कुंडली में लग्न बलवान है, लग्नेश बलवान है, तो बाकी भाव यदि कमजोर भी होते हैं तो भी उत्तम फल देते हैं। अब श्री वेताल शास्त्री जी ने तो यहां तक लिखा है कि लग्न और लग्नेश जन्म कुंडली में जिस भाव के साथ संबंध करते हैं, युक्ति करते हैं, उस भाव की शुभता में अभिवृद्धि करते हैं। लग्न का अर्थ होता है मन, विश्वास, आत्मबल, रंग, रूप, स्वास्थ्य, शौर्य, आत्मबल। लग्न इन सब चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। संक्षेप में देखा जाए तो लग्न का अर्थ होता है मन। सूर्य इसका कारक है जो कि हमें आत्मबल प्रदान करता है, और चंद्रमा मन का कारक है। श्री सूक्त में कहा भी गया है, चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायतः। अर्थात यदि किसी व्यक्ति की जातक की जन्म कुंडली में लग्न बलवान है, लग्नेश बलवान है, तो बाकी भाव यदि कमजोर भी है तो भी जातक उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे कल्पना करें कि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न, लग्नेश, चंद्रमा अत्यधिक निर्बल है, राहु और चंद्रमा की या शनि और चंद्रमा की युक्ति बन रही है, और लग्न का मालिक
या तो वृद्धावस्था में है या अत्यधिक बाल्य अवस्था में है, पाप ग्रहों से ग्रसित है, तो आप कल्पना कीजिए कि उस आदमी को एपिलिप्सी के दौरे आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, उसका शरीर पर कंट्रोल नहीं है। तो यदि उसका पंचम भाव भी बलवान होगा तो भी वह आदमी उत्तम शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। यदि इसी स्थिति में किसी आदमी का उच्च राजयोग भी बन रहा है, उसके पास में नौकर चाकर भी है, मकान भी है, गाड़ियां भी है, वाहन भी है, माता का सुख है, पिता का सुख है, किंतु उसके बावजूद भी लग्न और लग्नेश यदि अत्यधिक कमजोर है, निर्बल है, तो वह चीजें उसके लिए व्यस्त हो जाती है। इसी तरह यदि लग्न और लग्नेश बलवान हो तो कई बार आदमी असाध्य बीमारियों पर भी विजय प्राप्त करता है। इसीलिए ज्योतिष में लग्न को अत्यधिक महत्व दिया गया है। यहां तक कि ज्योतिष में तो यह भी कहा गया है कि कोई भी ग्रह कुंडली के 12 भावों में कोई भी ग्रह यदि केंद्र त्रिकोण में है, उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, किंतु यदि वह लग्नेश का मित्र है तो वह ग्रह बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। और यदि कोई ग्रह लग्नेश का शत्रु है तो वह उत्तम फलदायी नहीं होता है। जैसे कि अपन कल्पना करें कि सिंह लग्न की कुंडली है, चूंकि लग्न को कई विद्वान त्रिकोण भी कहते हैं, तो सिंह लग्न की कुंडली है तो इसमें सूर्य, मंगल और गुरु की युक्ति यदि बन रही है, केंद्र त्रिकोण में है, तो जातक का उच्च राजयोग, उच्च शिक्षा, उच्च मान सम्मान, अब रुतबा, पैसा, शिक्षा, ये सब कुछ देगा। किंतु वहीं सिंह लगन की कुंडली में कल्पना करें कि सप्तम भाव में शनि है, तो सूर्य और शनि की युक्ति होने के कारण इसके कई नेगेटिव रिजल्ट भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सप्तम भाव का मालिक शनि सूर्य का शत्रु है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन को लेकर के परेशानी, उतार चढ़ाव, जीवन साथी का स्वास्थ्य को लेकर के परेशानी, सिर की तकलीफ, बालों की तकलीफ और केसों की तकलीफ आदि देखी गई है। यहीं पे यदि सूर्य और मंगल दोनों ही यदि कुंडली में एक साथ हो तो दोनों ही ग्रह मित्र ग्रह होते हुए भी तात्कालिक मैत्री चक्र में शत्रु का भाव रखते हैं। तो यहाँ भी जहाँ एक तरफ आदमी को उच्च मान सम्मान दिलाएंगे, वहीं बालों की या सर्जरी की तकलीफ भी देंगे। लेकिन जीवन साथी के को लेकर के परेशानी आएगी ही आएगी। यहां तक कि ज्योतिष में लग्न और लग्नेश का इतना अधिक महत्व है कि यदि कोई भी शुभ कार्य हो, चाहे गृह प्रवेश हो या व्यापार हो, तो उसमें सर्वप्रथम लग्न को देखा जाता है। लग्न बलवान हो, गृह प्रवेश करना है तो चौथा भाव उत्तम हो, व्यापार देखना है तो लग्न के साथ में 10वां भाव और 11वां भाव उत्तम हो, गुरु की स्थिति उत्तम हो, तो वह लग्न उत्तम माना जाता है। इसी तरह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार होता है, उसमें भी लग्न का विशेष महत्व है। जब भी हम शुभ कार्य करते हैं तो उसमें एक श्लोक भी आता है, तदेव लग्नम सुदितम तदेव तदेव लग्नम तदेव चंद्रम ताराबलम लग्नम। यानी यदि किसी भी शुभ कार्य में लग्न उत्तम हो, ताराबल उत्तम हो, चंद्रमा उत्तम हो, तो वह कार्य अति शुभ माना जाता है। इसी प्रकार यदि मान लो विवाह की लग्न कुंडली हो तो लग्न में सूर्य हो तो वह स्थिति उत्तम मानी जाती है। लग्न की विवाह काली कुंडली में 3, 6, 11 में चंद्रमा हो तो वह वैवाहिक कुंडली को उत्तम माना गया है। इसी तरह 3, 6, 11 में पाप ग्रहों में को उत्तम माना जाता है। वहीं वैवाहिक कुंडली में यदि लग्न में चौथे भाव में या 12वें भाव में पाप ग्रह हो तो वैवाहिक कुंडली भी उत्तम नहीं मानी जाती। कहने का अर्थ यह है
कि लग्न और लग्नेश का इतना ज्यादा महत्व है कि ये मात्र एक जन्म कुंडली तक ही सीमित नहीं है। कोई भी मुहूर्त हो, चाहे विवाह लग्न हो या वैवाहिक कार्यक्रम हो या जनेऊ हो या यज्ञोपवीत हो, इन सब कार्यक्रमों में लग्न और लग्नेश को ध्यान में रखते हुए, चंद्र बल को ध्यान में रखते हुए, तारा बल को ध्यान में रखते हुए ही शुभ मुहूर्त का शोधन किया जाता है। इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्यामदेव पालीवाल जी, आप धन्यवाद। बहुत सुंदर मार्गदर्शन, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारी दीदी अंजना गुप्ता जी, अगर हमारे साथ जुड़ी हैं, मुझे लगता है कि वो चले गए हैं, तो अब मैं बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्री अभिषेक जोशी जी, जोधपुर राजस्थान से, वो आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। सभी को सादर यथा योग्य अभिवादन। तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपते ते निगम स्मरामि। लग्न की शुद्धता जन्म पत्रिका का प्रमुख आधार है। अगर लग्न शुद्धि ही नहीं है तो पत्रिका के चाहे आप किसी भी प्रकार से फलादेश कर लें, सफलता नहीं मिल पाएगी। हमारे पूर्व आचार्यों में श्रीनिवास महादेव जी पाठक ने जातक तत्व नाम के ग्रंथों की रचना की। उसमें तनुभाव के विषय में स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लेखित किया है, मूर्ति वर्ण लक्षण सुखा सुख वय प्रमाण सुत संपत्ति जाति गुण धर्मादि लग्नात् चिंत्यम। अर्थात लग्न से शरीर, वर्ण, आकृति, लक्षण, सुख दुख, आयुष्य, संतति, संपदा, गुण धर्म, प्रकृतिजन्य जो भी गुण धर्म है उनका विचार करना चाहिए। हम केवल शरीर का ही विचार मात्र कर लेते हैं कि शरीर की आकृति कैसी होगी, उसका मुखारविंद कैसा होगा, नेत्र कैसे होंगे, नासिका कैसी होगी, इतने पर ही लग्न की इतिश्री नहीं करना चाहिए। कई विशेष बातें उन्होंने अपने ग्रंथ में कही है। लग्न वस्तुतः जन्मांग में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि लग्न का निर्धारण ही फल कथन का आधार है। इसलिए इसका अध्ययन सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मात्र इसी भाव के अध्ययन से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की यात्रा के विषय में अनुमान किया जा सकता है। बाकी स्थानों को भी देखने की आवश्यकता उन्होंने तो नहीं बताई है। इस भाव के जो अध्ययन है उनमें जो प्रमुख बिंदु हैं जिस पर विचार करना चाहिए कि भाव अपने भावेश से दृष्ट है अथवा नहीं है। लग्न जो है लग्नेश से दृष्ट है अथवा नहीं है। भावेश की क्या स्थिति है, षड्वर्ग में उसकी स्थिति, फिर स्वक्षेत्र, मित्र क्षेत्र, उच्च क्षेत्र आदि स्थानों में स्थिति, वह वक्री है अथवा मार्गी है। भावेश किस भाव में है, उस भाव की शुभता का भावेश से कितना संबंध है, उस भाव के स्वामी के साथ मित्र या अमित्र का संबंध है, यह भी हमें विचार करने की आवश्यकता उसमें पड़ती है। इसके साथ ही जो लग्नेश है वह स्वनवांश में है अथवा उच्च या नीच नवांश में है, इसका विशेष रूप से ध्यान देने की हमें आवश्यकता है। लग्न के द्वारा शारीरिक दुख आदि तो हम देखते ही हैं। शनि और चंद्र यदि मेष राशि में लग्न में उपस्थित है तो निश्चित रूप से शारीरिक दौर्बल्य की स्थिति जातक की बनेगी ही। ओंकार जी आपका स्वागत है। आज अनुष्ठान में आप सवेरे से लगे हुए हैं, स्वागत है। इसी के साथ जन्म राशि और लग्नेश की अगर युति है तो जातक की देह निश्चित रूप से पुष्ट होगी। इसी तरह काल पुरुष के विभिन्न अंग
में लग्न की राशि को यदि हम विभाजित करते हैं तो जिस अंग में दीर्घ राशि है और उसका स्वामी है वह अंग दीर्घ रूप से जातक का रहेगा। ह्रस्व है तो ह्रस्व अथवा दुर्बल होगा। इसी तरह जातक की आकृति वामन है या नहीं यह भी हमें लग्न से पता लग जाता है। जातक की रक्त पित्त की स्थिति, देह से सुगंध आएगी अथवा दुर्गंध, यह भी हमें हमारे लग्न से पता लगता है। लग्न पर हम कई तरह की बातों पर विचार करते हैं, लेकिन एक विशेष विषय पर मैं सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जिस तरह से जातक के लिए हम गंडांत नक्षत्र देखते हैं कि जातक मीन अश्विनी में जन्म लिया है, अश्लेषा मघा में लिया है या ज्येष्ठा मूल में जन्म लिया है, तो उसका प्रभाव हम गंडांत शांति के द्वारा करवाते हैं। लेकिन गंडांत लग्न पर किसी ने ध्यान दिया या नहीं, इस पर हमें विचार करने की नितांत आवश्यकता है। नक्षत्र की शांति तो हम करवा देंगे, लेकिन यदि गंडांत लग्न में जन्म हुआ है तो उसके दुष्परिणाम भी जातक को भोगना पड़ते हैं। गंडांत लग्न उसी प्रकार होंगे जिस प्रकार से गंडांत नक्षत्र होते हैं, अर्थात मीन और मेष, कर्क और सिंह, वृश्चिक और धनु। इनकी जो संधि, जब लग्न की संधि हो रही है और अंत की जो घटिया और प्रारंभ की जो घटिया आ रही है, वह लग्न गंडांत की स्थिति को निर्मित करती है, जिसमें जन्म लेने पर जातक महर्षि बादरायण के अनुसार कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के अंत की आधी घटी, सिंह, धनु और मेष के आरंभ की आधी घटी, यह गंडांत की स्थिति बनाती है। जन्म यदि गंडांत लग्न में रात्रि में हो रहा है तो जातक की माता को कष्ट देगा। यदि संध्या समय, संध्या यहां पर दोनों ही लेनी पड़ेगी हमें, प्रातः संध्या जब रात्रि का निस्तारण हो रहा है और सूर्योदय हो रहा है, अथवा सूर्यास्त हो रहा है और रात्रि का आगमन हो रहा है, उस समय अगर लग्न संधि बन रही है गंडांत में तो जातक स्वयं के लिए कष्टकारी होगा। और उसी प्रकार रात्रि में अगर गंडांत नक्षत्र बन रहा है तो जातक की माता के लिए वह जातक कष्टकारी होगा। आचार्य लल्ल ने भी कहा है कि जन्म अगर दिन में हो तो पिता को, रात्रि में हो तो माता को, और संध्या के समय अगर है तो वह स्वयं के लिए कष्टकारी होगा। इसलिए गंडांत लग्न की शांति भी आवश्यक कही गई है। गंडांत लग्न में जन्म लेने वाले जातक का तो 6 माह तक मुख दर्शन भी निषेध कहा गया है। लेकिन इस ओर लगभग जहां तक अध्ययन किया है और सुनने में आया है, किसी भी ज्योतिर्विद ने कभी ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि 6 माह तक अगर मुख दर्शन बालक का नहीं, आजकल तो पिता जन्म लेते ही कर लेता है, पहले तो इसे माना भी जाता था, अब तो ये चीज खत्म हो गई है, तो दुष्परिणाम तो स्वाभाविक रूप से भोगना होंगे। तो निवेदन यही है कि गंडांत लग्न पर भी हम ध्यान दें और इस ओर चिंतन करते हुए जातक को, उसके परिवारों को आने वाले कष्टों से अवगत कराते हुए उसे सुरक्षित करें, यही मेरा निवेदन है। आगे आप सभी विद्वानों के अध्ययन को मैं सुन करके अपने आप को कृतार्थ करूंगा और ज्ञानार्जन करूंगा। आप सभी का अभिवादन है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राताश्री, और हमारी गैर हाजिरी में आपने मंच संभाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने संभाला है। और एक्चुअली
कि मैं कहता हूँ समय मेरे अधीन या आपके अपने अधीन नहीं चलता। आज माता पीताम्बरा जी ने एक 1108 हवन कुंड की पूर्ण आहुति के हवन में आज मेरे को बुला लिया, खींच लिया, मैं चला गया और समय अधिक लग गया, इसलिए मैं लेट हुआ हूँ। और इसी के साथ मैं अगले वक्तव्य के लिए अपनी बहन अंजना दीदी को, जो भोपाल से हैं, उनको आमंत्रित करता हूँ, वो आए। अंजना दीदी। मेरे पापा है ना हॉस्पिटल में है, देखो है ना, और मैं वहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से बोल दूँ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी फिर अंदर, क्योंकि हाँ, लग्न बिल्कुल हमारा बिल्कुल। स्ट्रक्चर है ना। तेजी से तो नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि लग्न हमारा स्ट्रक्चर है, ऐसा समझिए, जो हमारा पहचान बताता है, हमारी आइडेंटिटी बताता है। ये हमारे जीवन की दिशा होता है कि हम किस दिशा में आगे जाएंगे। आपका शरीर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी व्यक्तित्व कैसा है, आपकी जीवन की दिशा क्या है, और आपकी हेल्थ, ये हमें बेसिकली आपको समझना है। अब इसका प्रभाव और स्थिति, जैसे हम कह सकते हैं ग्रह कौन सा है, आपका ग्रह मंगल है, बुध है। जैसे मेरी जल्दी से बताऊं, स्कॉर्पियो लग्न है, ठीक है, तो मंगल है। अब ये मंगल कहाँ बैठा है, मेरा 12वें स्थान में है। तो हम इसको बहुत सरल शब्दों में बताएं कि इसका कारक सूर्य होता है लग्न का, सबको मालूम है, अभी हम चर्चा थोड़ी सुने हैं। तो यहाँ पर सूर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमारा सूर्य पिता या हमारी आत्मा हमारे शरीर में किस लिए आई है, क्योंकि हमारे शरीर में आत्मा क्यों आई है ये लग्नेश बताता है। मंगल चूंकि 12वें भाव में है, 12वां भाव जहां तक मुझे समझ में आता है ये पब्लिक का है, बाहर की चीजों के लिए है। हमारी आत्मा अपने लिए नहीं आई है, बाहर के लिए आई है। तो आपका लग्नेश कहाँ है यह जानना बहुत जरूरी होता है। फिर दूसरा होता है सूर्य कहाँ है। सूर्य मेरा 4थे भाव में है, क्योंकि लग्न का जो कारक है वो सूर्य होता है। उसको आप ढूंढिए आपका कहाँ पर है, तो वह आपको बताएगा कि आपकी चीजें कहाँ जाएंगी, आपकी चीजें कहाँ से आई हैं। जैसे 4th हाउस में है तो मेरी पेट से आई है, माँ से आई है, यानी गर्भ से ही आई हैं। जैसे कि हम बता रहे हैं, इसके बाद हमें नक्षत्र जरूर देखना चाहिए। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर कहाँ है, जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो हमारा सॉफ्टवेयर हमारा नक्षत्र होता है। ये प्रोग्रामिंग बताता है कि हमारी प्रोग्रामिंग कहाँ जाने वाली है। मेरा ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र का कारक बुध है। अब हमको ये देखना है कि बुध हमें यहाँ पे कहाँ पर बैठा हुआ है। तो बुध मेरा चूंकि 4थे भाव में है, सूर्य के साथ है, पर रेट्रो है। एकदम सरल शब्दों में समझिए इसे, रेट्रो यानी अंदर नहीं जा रहा है। हमारी बुद्धि अंदर से नहीं आ रही है, हमारी बुद्धि बाहर से आ रही है। कब आ रही है, जब हम बाहर जाते हैं। हम घर बैठ के अपनी बुद्धि को, अपने लग्न को नहीं पहचान सकते हैं। मेरे लिए ज्येष्ठा नक्षत्र मेरे रहस्यों को खोलने की शक्ति पेट से देता है। तो आप देखिए आपका नक्षत्र कहाँ है। जो चूंकि आप अगर 100% सोच रहे हैं तो 10% बालों से आप ऊपर निकलेंगे जब आप नक्षत्र की ओर देखेंगे। चूंकि यह आपका नक्षत्र आपकी रिसर्च को बताता है, आप कहाँ जाएंगे, आपका रिसर्च कहाँ जाएगा, घर जाएगा, बाहर जाएगा। नक्षत्र की ताकत को, थिंकर को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं अगर अपना लग्नेश देखूं तो वह बहुत वीक होता है अगर 12वें भाव में है, परंतु जहां मैं नक्षत्र में जाती हूँ, अपने सॉफ्टवेयर में जा रही हूँ, तो वह मेरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है। तो मैं यहाँ जो मनोवैज्ञानिक चीजें कर रही हूँ, ज्योतिष कर रही हूँ, ये नक्षत्र से कर रही हूँ, ना कि लग्नेश से कर रही हूँ। तो मेरा जो लग्नेश है उसकी यात्रा कहाँ गई, घर में गई। घर के साथ साथ मेरी यात्रा मेरे विचारों में गई, क्योंकि चंद्रमा 4थे भाव का कारक मन है। माँ के साथ मेरे विचार नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4था भाव मन का है। क्योंकि बुध वहाँ रेट्रो हो गया है और नक्षत्र मेरा ज्येष्ठा है, तो मैं बुरी चीजों को जल्दी पकड़ लूंगी, बुरी रहस्यों को पकड़ लूंगी। और ये सब ताकत मुझे घर से मिली है। आपकी नक्षत्र आपकी ताकत है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। और बहुत डीप में जाएंगे तो आप स्वतंत्रता की बात करेंगे तो आप बार बार बाहर भागेंगे, क्योंकि रेट्रो बुध कौटिल्य बनाता है। आपका रेट्रो बुध है कहीं भी तो आपको कौटिल्य की शक्ति देगा, आपको वो चीज कराएगा जो रिसर्च से रिलेटेड होगी। तो लग्नेश हमारी वह यात्रा है
शॉर्ट में, जहां हम ये देखते हैं कि हमारी दिशा कहाँ जाएगी, तो हमारा नक्षत्र बताता है कि हम कौन सी प्लानिंग करेंगे और कहाँ तक सफल होंगे। थैंक यू, मैं इतना ही बोल पाऊंगी अभी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हाँ मैं आपने कोशिश समय किया। निकाला है इसे हाँ ठीक है, मैं कीमती जाऊँ। समय में भी। हाँ जी, हाँ, ओके, नमस्ते भैया। नमस्ते, बहुत अच्छा नमस्ते। आपने प्रस्तुति की। इसी के साथ में अगली बतख के लिए सर्वज्ञवाणी सनातन मंच के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विश्व कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। गुरु जी, माइक ऑफ है। ठीक है, मंच पे विराजमान इस समय जो दिख रहे हैं मुझे, आदरणीय परम पूज्य रविंद्रनाथ वाजपेयी जी, अभिषेक जोशी जी, दीपक जी और ओंकार मिश्रा जी तथा अन्य विराजमान सभी सदस्यों को, उनके अंतरात्मा में विराजमान परमपिता परमेश्वर को मैं नमन करता हूं। आज का विषय बहुत ही बढ़िया आप लोगों ने लिया है और अलग अलग लगन का अलग अलग प्रभाव रहता है। सबसे पहले ये जान लेना बड़े आसान भाषा में कि लगन क्या है, लग्नेश क्या है, कहाँ कहाँ ये बैठेंगे और क्या क्या इनका फल होगा। तो शास्त्र कहता है कि उदयमानम राशि चक्रे, उदयमानम राशि चक्रे या चिन्नम जन्म समय पूर्व दिग्भागे दृश्यते तद लग्नम। जन्म के समय पूर्व दिशा में राशि चक्र में जो चिन्ह राशि उदित होता है वही लगन कहलाता है। लग्नम शरीरम प्रोक्ता, लग्न शरीर देह जीवन का प्रारंभ और आत्मा का द्वार है। लग्न बताता है शरीर की रचना कैसी है, स्वभाव कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, जीवन की मूल दिशा क्या है, जीवन की पहली सांस का प्रभाव क्या है, मनोविहंग ढांचा क्या है, और संपूर्ण कुंडली की व्याख्या का परम बिंदु जो है वो लग्न रहता है। तो सरल व्यवहारिक परिभाषा में हम कह सकते हैं लग्न वह बिंदु है यहां से आपका जीवन शुरू होता है और यही आपकी पहचान, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, कर्मपात का आरंभिक स्रोत है। लगन को जन्म भव कहा गया है। जीवन की पूरी कुंडली लगन से ही निर्मित होती है। जैसा जो अभिषेक जोशी ने बहुत ही बढ़िया गणित के बारे में बोला कि लगन की शुद्धि जो है वो बहुत जरूरी है। लगन की शुद्धि होगी तो हम अच्छी तरह से कोई भी भविष्यवाणी कर सकते हैं। और जीवन की पूरी कुंडली लगन से निर्मित होती है। यही 12 भावों की संरचना तय करता है। ग्रहों की का फल, दिशा लगन से निर्धारित होती है। पूरी कर्म यात्रा लगन पर आधारित है, इसलिए कुंडली का मुख जो है उसे लगन को कहा गया है। वृद्ध प्राचीन उर्वा में कहते हैं लगनाधीनम तु सर्वम फलम, सारे फल जीवन प्रमाण लगन पर निर्भर करते हैं। तो लगन जन्म के क्षण आकाश में पूर्व दिशा में उदित राशि प्लस जातक का शरीर, स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन यात्रा का प्रथम आधार। अब बड़े सरल भावों में अगर लगन की परिभाषा कहते कि वाणी वो होनी चाहिए जिसको सभी को समझ भी लग जाए, तो शास्त्रों में बहुत अच्छा बोला कि पूर्व द्वारे उदित राशि जन्म काले शुभे क्षणे या चिन्हम दृश्य तल्लग्नम जन्म सूचक देह जत्र प्रारूपेण मनोभावा निवेशता स्वभावो च सशक्तः तत्लग्नम जीवन धरा लग्ने प्रवर्धन्ते सर्वे भावा क्रमेण तु लग्न मूलम गुरु ग्रंथेषु आजु कर्म फल ततः उदय बिंदु स्वराजा व्यक्तित्व तस्य प्रकाश जीवन से प्रथम स्पर्श लग्न भवति दीपकः। जन्म क्षण जिस राशि का उदय दिशा में हो प्रकाश उसी को लग्न कहें सभी। जीवन का जो मूल प्रवास जहां से देश भाव मन सबकी धारा बहती है, लगन वही परम ज्योति है, जीवन कुंडली घड़ती है। तो हिंदी में लग्नेश क्या है पहले ये जान लेना जरूरी। जस्य लग्नस्य नाथो अस्ति ही ग्रह स्वस्ति शरीर कृतः जीवन से न सार्थ्य विद्यते मार्गदर्शक स्वभाव मनाइति स्नेहिन बुद्धि देवेन संजुतः यत्र स्थितो भवे तत्र फलम दत्ते निश्चितम। लग्नम यद्यपि देह से प्रथम बिंदुरुच्यते है तन्नाथो लग्नेशु एवं जीवन प्राणदायकः सर्वेषां ग्रह कृतानां केंद्रभूतम स उच्यते है। जीवन रथस्य चालकः भाग्ये पथस्य सूचकः
उच्च स्व क्षेत्र संस्ते वा बलवानम यदि स्यात् ध्रुवम सम्मानम दीर्घ जीवितम जशो लाभम प्रदति सह नीचे व पाप दृश्य हो सदा बाधा प्रजायते किंतु शुभम दृष्टि योगे सौभाग्यम उद्यते। जो ग्रह लगन का राशि हो वही लग्नेश कहलाता है। जीवन की नैया को वह धमकते जीवन सा चलाता है। स्वभाव निर्णय कर्म दिशा सब उसकी छाया में डरते हैं, फल भी उसके अनुसार जन्म भर ही चलते हैं। बलवान हो सुजश मिले, जीवन में उजली धारा हो, दुर्बल हो तो कठिनाई पर फिर भी आशा की तारा हो। निर्बल भी हो परंतु शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो उसका फल बहुत ही बढ़िया कहा गया है। अब लग्न और लग्नेश की जीवन की पूर्ण यात्रा का रहस्य क्या है? लगन जन्म का दीपक है, लग्नेश जीवन का रथवान है, सारथी है। तो ऋषियों ने बार बार कहा है कि लगन शरीर का उदय है और लग्नेश उस शरीर में प्रवाहित चेतना का आधार है। अतः जीवन की यात्रा भी दो चरणों में बढ़ जाती है, जन्म अवस्था लगन और जीवन अवस्था लग्नेश। लगन और लग्नेश का परस्पर भाव संबंध जीवन यात्रा का निर्णायक सूत्र है। स्वदेह प्रपूर्णता, लग्नेश यदि लग्न में हो तो स्वदेह प्रपूरिता, जिसे स्वग्रह आत्मानंद योग भी कहा गया है। शास्त्र का कथन है कि स्वस्थाने तिष्ठति लग्नेशे दैह बलग दीर्घ आयुष्यम जातक परिजाता का श्लोक है कि जीवन की दिशा स्पष्ट, व्यक्तित्व तेजस्वी, रोगवाल न्यून, जीवन में अवसर स्वयं आते हैं और संघर्ष आता है तो भी व्यक्ति टूटता नहीं, पुनः खड़ा हो जाता है। अगर लग्नेश आपका बलवान होगा तो ऐसे जातक जीवन में कर्तव्य पथ मानकर चलते हैं, वे कभी भ्रमित नहीं होते हैं। अब लग्नेश का यदि सेकंड हाउस में होगा तो क्या फल होगा? इसके साथ जैसे बंद कर रहा हूं तो मैं मेष लगन का भी विश्लेषण करूंगा। इसके साथ ही लगन यदि सेकंड भाव में हो, वित्त वंश वाणी की यात्रा, तो जीवन की दिशा धन प्रवार ज्ञान और वाणी से बनती है। धन के स्थित हो लग्न पतिर धन समृद्धि प्रदर्शति ही। जीवन का केंद्र परिवार, मूल्य, संस्कार, जातक की वाणी से जीवन का मार्ग बनाता है और जीवन में परिवर्तन आर्थिक अवसरों के साथ आते हैं। लग्नेश यदि थर्ड हाउस में हो, पराक्रम सहज यात्रा है। ये जीवन यात्रा सहज परिश्रम और जोखिम पर आधारित होती है। जातक जितना जोखिम लेता है उतनी ही प्रगति करता है। भाई बहनों से कर्म संबंधित परिणाम मिलते हैं। बार बार संघर्ष, किंतु प्रत्येक संघर्ष के बाद उछाल। लेखन, कला, संचार, राजनीति में सफलता, मानसिक, इनकी जीवन यात्रा युद्ध क्षेत्र जैसी होती है जहां आगे बढ़ना ही अस्तित्व है। अब लग्नेश चतुर्थ भाव में आ जाएगा तो हृदय यात्रा, मातृ कृपा यात्रा, जैसे अभी अंजना जी ने बोला था। तो जीवन का केंद्र घर, माता, वाहन, भूमि, मानस्थिति। तो शास्त्र कथन है कि चतुर्थ के लग्नपति ही सुख संपन्न भवती ही। वृद्ध जातक में जो जातक हो रहा है उसमें ये लिखा हुआ है, जीवन के मुख्य घटनाएं, घर परिवार का कारण, माता का विशेष प्रभाव, गृह निर्माण, वाहन व्यवसाय में उन्नति, यदि पाप दृष्टि हो तो मानसिक अस्थिरता। लग्नेश पंचम भाव में पूर्व जन्म संस्कार यात्रा, ये स्थान विद्या, संतान, बुद्धि, पुनर्र्जित पुण्य से जीवन की दिशा निर्धारित करता है। जीवन में अचानक वरदान, यदि लग्नेश पंचम भाव में होगा तो जीवन में अचानक वरदान, संतान, शुभ ग्रह, आध्यात्मिक बुद्धि, रचनात्मकता और मान सम्मान। ये जातक धार्मिक विद्वतापूर्ण जीवन यात्रा में चलता है। लग्नेश का संयुक्त भाव में ऋण रोग आदि विरोध यात्रा, ये कठिन जीवन पथ माना गया है। शास्त्र कथन है षष्ठे लग्नाधिपे शत्रु बाधा निर्वहनम। संघर्षपूर्ण बचपन, युवावस्था, शत्रु, कर्ज, स्वास्थ्य परीक्षा लेते हैं। जीवन में उन्नति संघर्ष से ही आती है, परंतु ऐसे जातक को महान विजेता भी बनते हैं जिन्होंने संघर्ष नहीं किया। कि लाइफ स्ट्रगल मैन हैज टू फेस बिली डेली, जीवन में संघर्ष है, उसको चाहे अनचाहे उसका मुकाबला करना ही पड़ता है। इसके लिए सहनशीलता और धैर्य की जरूरत हो जाए, छोटी छोटी बातों में अधीर हो जाए और अपने ऊपर का नियंत्रण खो बैठे तो जिंदगी के खेल से हार जाएंगे। सभी महान पुरुष इसलिए महान बने कि उन्होंने हंसते हुए मुश्किलों का सामना किया। तो कोई बात नहीं, लग्नेश में घर में भी आ जाए तो संघर्ष करिए। All the great ones become great only because they could face the difficulty smiling face. तो सभी महान पुरुष संघर्ष करके आगे आए हैं तो प्रेरणा लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, छेवें घर में भी अगर लग्नेश आ जाता तो कोई बात नहीं है। सप्तम भाव में अगर लग्नेश आता है, जीवन साथी साझेदारी यात्रा, तो कैसी रहेगी? जीवन का केंद्र विवाह, रिश्ते, व्यवसाय, साझेदारी, जो पार्टनरशिप है
इससे संबंध रखता है 7th हाउस। अब जीवन में परिवर्तन, विवाह के बाद, विदेश यात्रा, व्यापार की संभावना, जीवन साथी, जीवन का भाग्य द्वार, और यदि पाप के प्रभावित करें तो इससे संबंधित चुनौतियां भी मिलती हैं। लग्नेश अष्टम भाव में रहस्य परिवर्तन, साधना, यात्रा। अष्टम भाव आयुर्भाव और गूढ़ तत्व का प्रतीक है। जीवन में अचानक परिवर्तन, शोध, आयुर्वेद, तंत्र, गूढ़ विद्या में रुझान, शुरुआती जीवन कठिन परंतु बाद में गहरी उपलब्धियां, भाग्य बाद में खुलता है, अत्यंत अंतर्ज्ञानी होता है ऐसा आदमी। लग्नेश 9th भाव में भाग्य यात्रा, धर्म आधारित जीवन सबसे सुंदर स्थिति। शास्त्र कथन है कि धर्म स्थाने लग्नेश भाग्य वृद्धि कुल उन्नति ही, कि अगर धर्म स्थान में लग्नेश होगा, भाग्य की वृद्धि होगी, कुल की उन्नति होगी, तो जीवन अत्यंत शुभ रहेगा। पिता का प्रभाव, धर्म यात्रा, भाग्य, उच्च शिक्षा, अंतम 1/3 जीवन अमृत तुल्य। और लग्नेश यदि 10th भाव में आ गया तो ये होगी कर्म यात्रा, राजयोग पूर्णता। सबसे उच्च राजयोग कर्म ही जीवन की धुरी, समाज में प्रतिष्ठा, सरकारी कार्यों में सफलता, जातक कार्य में प्रसिद्धि पाता और जीवन में स्थिर उन्नति होती है। लग्नेश 11th भाव में लाभ यात्रा। अब ये स्थिति महालाभ योग बनाती है। जीवन में धन, मित्र, प्रसिद्धि, व्यापक सामाजिक नेटवर्क, बड़े लक्ष्यों की पूर्ति, लाभदायक अक्सर जीवन को दिशा देते हैं। लग्नेश 12वें भाव में मोक्ष, व्याय, विलग्न यात्रा। ये यात्रा भौतिकता से हट करके होती है। विदेश योग, आध्यात्मिक उन्नति, एकांत प्रियता, खर्च और त्याग जीवन का आधार। यदि शुभ दृष्टि हो तो महासिद्धि मार्ग। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जीवन यात्रा 3 श्रेणियों में पड़ती है। सुख वृद्धि आधारित 1, 2, 4, 5, 9, 10 और 11। संघर्ष विजय आधारित 3, 6 और 7 भाव। और फिर परिवर्तन मोक्ष आधारित लग्नेश अष्टम भाव और 12वां भाव। तो लग्न शरीर है, लग्नेश आत्मगति है, भाव स्थान जीवन स्थल है, और लग्नेश उन स्थानों में यात्रा का पथिक है। ऋषियों की दृष्टि से जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं बल्कि मार्ग और एक आध्यात्मिक यात्रा है जहां लग्न आदि है और लग्नेश गति है। तो इसी के साथ है मेष लग्न, लग्न का शास्त्रीय स्वरूप। हाँ जी, इसके साथ लग्नेश का शास्त्रीय स्वरूप है क्या? लग्नम समय यत काले अभ्युत दिवि तदैव जन्म से मूल कारण मुच्यते है। तो लग्नेश जीवन का सारभूत नियंता, लग्नेश सर्व जीवाना प्रारब्ध प्रदर्शका हो रहा, अर्थात लग्नेश मनुष्य का प्रारब्ध प्रवृत्ति कर्म की संक्षेप में बोल रहा हूँ। कर्म की दिशा भाग्य का प्रथम द्वार है। जैसे शरीर में हृदय सर्वत्र रक्त पहुंचाता है, वैसे ही लग्नेश संपूर्ण कुंडली में जीवन शक्ति पहुंचाता है। लग्न लग्नेश की जीवन यात्रा शास्त्रीय विवेचना। तो प्रथम भाव, जैसे पहले हम बताया हम लोगों ने, कोर ऑफ लाइफ थीम क्या है, लग्नेश का फल क्या है। तो स्वयं के बल से उठने वाला, जो प्रथम भाव में लग्नेश होगा तो स्वयं के बल से उठने वाला पुरुषार्थी, तेजस्वी, विशुद्ध और आत्मविश्वासी। और द्वितीय भाव में लग्नेश होगा तो परिवार, धन, पानी में प्रगति और संस्कार युक्त। तृतीय में होगा साहसी संघर्ष जीवन में परिश्रम से उत्कर्ष। और चतुर्थ भाव में ग्रह, भूमि, माता, शिक्षा, बल और आत्म सौम्य। और पंचम बुद्धि, संतान, विद्या का लाभ और श्रेष्ठ निर्णय क्षमता। षष्ठ में विपत्ति, रोग, ऋण से जूझकर विजय, संघर्ष में उन्नति। सप्तम में दाम्पत्य, व्यापार, भाग्य और प्रसिद्धि में लोक संग्रह। और अष्टम में गूढ़ रहस्य में अचानक उतार चढ़ाव और शीघ्र प्रियता। नव में धर्म, भाग्य, गुरु कृपा, यात्राएं और भाग्योदय। दसम में कर्म प्रधान, उच्च पद, राज्य कृपा। एकादश में आय, लाभ, पुरुषार्थ की प्रकाष्ठा। और द्वादश में परोपकार, विदेश, अध्यात्म, व्यय, मोक्ष गति। और लग्नेश की जुति, सूर्य से जुति होगी तो जीवन में नेतृत्व, अधिकार, अहम और प्रतिष्ठा से जुड़े उतार चढ़ाव रहेंगे। चंद्रमा से लग्नेश की जुति होगी तो संवेदनशील, मनोगति, जीवन और माता वह जल तत्व का प्रभाव। मंगल से जुति होगी तो उग्रता, पराक्रम, दुर्घटनाओं की संभावना, तेज व साहस। बुद्ध से जुति होगी तो तर्क, व्यवसाय क्षमता, लेखन बुद्धि। और गुरु से जुति धर्म, नीति, उच्चता, जीवन का सुरक्षा कवच। और शुक्र से जुति कला, सुधारे, स्त्रियों के सौख्य, स्त्रियों या सौख्यों से प्रगति। और शनि जुति विलंब, परिश्रम, कर्मयोग, देर से लेकर स्थिर सफलता। राहु केतु से विशिष्ट जीवन, असामान्य मार्ग, उतार चढ़ाव, अचानक रूपांतर। और लग्न की दृष्टि जीवन की दिशा बताने वाला सूचक है। लग्न की दृष्टि है कहाँ?
हर ग्रह की दृष्टि जहां पड़ती है वही जीवन का मुख्य अध्याय खुलता है। यदि लग्नेश की 10वें भाव पर दृष्टि होगी तो जीवन कर्म प्रधानता होगा। 9वें भाव दृष्टि होगी तो धर्म, गुरु और भाग्य प्रबल रहेगा। अष्टम पर होगा तो शोध, रहस्य, उत्थान पतन और जीवन यात्रा जो भी बना देता है। जीवन यात्रा तो उसके आगे आधार हैं। बाल्यकाल चंद्रमा और लग्नेश का आधार, स्वास्थ्य, पोषण, पारिवारिक संस्कार। और यदि लगन लग्नेश पीड़ित हो तो प्रारंभिक संघर्ष में। और युवावस्था मंगल डैश बुध डैश शुक्र प्लस लग्नेश। शिक्षा, कर्म, विवाह, प्रथम उपलब्धियां। जहां लग्नेश की दशा प्रारंभ होती है वही जीवन पथ बदलता है। प्रौढ़ अवस्था सूर्य शुक्र शनि प्लस लग्नेश। पद प्रतिष्ठा, समाज उत्तरदायित्व, आर्थिक स्थिरता, बार्धक्य, गुरु केतु लग्नेशम, धर्म, मोक्ष, अध्यात्म, पिछले कर्मों का फल और आत्मचिंतन। और लग्न की महिमा तो पहले बहुत बताई दी गई है सारा कुछ कि लग्नम बलम च आजुर्धर्मम बुद्धि जननम गृहम स्वरूपम स्व जन्म चैव सर्वे लग्नेश निश्चितम। सारावली कि मनुष्य का स्वरूप, उसकी आयु, बुद्धि, धर्म, परिवार, मन, घर सब लग्न निर्धारित करता है। लग्नेश की शक्ति लग्नाधिपो जदा स्वस्थ हो बलवान शुभम संजुतः तथा जीवन जातक जीवनम सुस्थिरम सौख्य समन्वितः। फल दीपिका में। और जब लग्नेश बलवान, शुभ दृष्टि और शुभ जुति में हो तो जीवन साधारण से असाधारण तक पहुंचता है। तो लग्न का पतन कब होता है? पापे दृष्टे पाप जुक्ते लग्ने व लग्नाथ के जीवन बाध्यते नित्यम दुख भूरी ना संशय। ये जातक प्रजातक का श्लोक है। यदि लग्नेश लगन व लग्नेश पर पाप ग्रहों की भारी पीड़ा हो तो जीवन संघर्ष में उतार चढ़ाव से युक्त रहता है। जीवन यात्रा का सार, लग्न और लग्नेश जीवन मार्ग के जो नेविगेटर हैं। और भाग्य और कर्म का संतुलन, उत्थान पादक सूचक, स्वास्थ्य स्वभाव निर्धारक, प्रारब्ध और पुरुषार्थ का संगीतकार। लग्नाधीनम जग सर्वम अर्थात जीवन, मनुष्य का जीवन प्रत्येक अध्याय लग्न और उसके स्वामी से निकलकर समस्त कुंडली में फैलता है। तो मेष लग्न का जीवन यात्रा मैं कर रहा हूँ क्योंकि 12 लग्न है, उसमें अगर समय है तो मैं मेष लग्न का जीवन यात्रा जो है उसको संक्षिप्त में बताऊंगा कि लग्नेश मंगल और मंगलो अग्नि स्वरूप तीक्ष्णो रौद्र कुटल खलाह सा स्वलग्ने भवेत स्वामी सा जातो अति विरागवान। पूरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि मेघ लग्न का स्वामी मंगल तेज, स्वाभिमान, आरंभ शक्ति, पराक्रम, संघर्ष और जीत का कारक है। इसलिए मेघ लग्न का व्यक्ति जीवन पथ पर एक जोधा के समान होता है, लड़ता है, गिरता है, उठता फिर आगे बढ़ता है। मेघ लग्न की जीवन यात्रा, लाइफ जर्नी ऑफ एरिस असेंडेंट। बाल्यकाल चंद्रमा प्लस मंगल का प्रभाव तो तेज, चंचलता, जिज्ञासा, अक्सर बचपन में चोट, गिरना, चोटिल होना खेल में और जिद्दी स्वभाव, स्वयं का निर्णय स्वयं करना और प्रवाह में साहस, सेना और पुलिस जैसी पृष्ठभूमि के संकेत। युवावस्था मार्स फेज लाइफ टर्न्स एक्टिव, पढ़ाई में ज्यादा, कर्म में रुचि, प्रतियोगिता, स्पर्धा, नेतृत्व के अवसर, खेल, सेना, पुलिस, इंजीनियर, तकनीकी विभाग, शीघ्र निर्णय, जोखिम उठाने की क्षमता, प्रेम विवाह में अग्नि तत्व, प्रेम में तीव्रता, विवाह में प्रबल इच्छा, ऊंच नीच उतार चढ़ाव। प्रौढ़ अवस्था कैसी रहेगी मेघ लग्न वालों की? रिस्पॉन्सिबिलिटी बिगिंस। तो कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा, अधिकार, अचानक उन्नति, अचानक संघर्ष, व्यवसाय में जोखिम उठा करके सफलता लेना और समाज में प्रभाव, नेतृत्व, निर्णायक भूमिका निभाना। और वार्धक्य, जुपिटर्स केतु इन्फ्लुएंसेस इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आध्यात्मिक रुचि, आत्म अनुसंधान, दान, धर्म, यात्राएं, परिवार की देखभाल, बच्चों में सफलता और जीवन में क्रमबद्ध करना, ज्ञान से का झुकाव है। मेष लग्न में लग्नेश की स्थिति अनुसार यदि प्रथम भाव में हो तो जन्म से ही योद्धा तत्व, तेज, उत्साह, निर्णायकता, जीवन में अपनी शर्तों पर सफलता। लग्नेश दशम में हो तो उच्च पद, प्रतिष्ठा, प्रशासन, पुलिस, सेना, इंजीनियर में उन्नति। लग्नेश पंचम में या नवम में हो तो भाग्योदय तीव्र और गुरु कृपा और निर्णय क्षमता। लग्नेश अष्टम या द्वादश भाव में हो तो जीवन में बार बार रूपांतर, उपदेश, रहस्य, शोध, गहरी घटनाएं और परिश्रम के बाद सफलता। मेघ लग्न के फल दीपिका का एक श्लोक है कि मेघे लग्ने भवे दृष्टो धैर्यवान क्रूर कर्म कृत सिंहनाद स्वरम क्षिप्रम शत्रु विद्या विशारदा। अर्थात मेघ लग्न वाला साहसी, तेजस्वी, युद्ध बहादुरी, नेतृत्व में प्रवीण, सिंह के समान स्वर वाला और निर्णय में तेज
और कार्य में निष्कपट। इसी प्रकार सभी जो हैं 12 के 12 लगनों की लगन यात्रा इसी प्रकार अलग अलग उनके स्वभाव के मुताबिक रहेगी। तो काफी समय मैंने ले लिया, इसके लिए क्षमा याचना चाहता हूँ सभी से, क्योंकि विषय बड़ा लंबा इन्होंने दे दिया है और बहुत 12 भाव हैं, तो सभी को थोड़ा उस पे बोलना है, तो मैंने मेष लगन को ही चुना। आगे कर्क सिंह वगैरह दूसरे लगन भी है, उनकी अलग अलग दृष्टि रहेगी। तो मैं इतना ही कहूँ, बोलने को बहुत कुछ है परंतु आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि हमने सभी को सुनना है। शेख जोशी को सुना है, अरविंदर वाजपेयी जी को आदरणीय उनको भी सुना है, और लगन गणना की बात भी हमने सुनी है, पहले भी सुना था कि बार गणना तो होता है, नक्षत्र गणना तो होता है, और ये लगन गणना भी होता है। इसके प्रति लोगों का कम रुझान है, तो ये भी विषय बहुत बढ़िया है कि लगन गणना हो तो फिर क्या क्या फल होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और सभी का धन्यवाद कि बड़ी धैर्य से आपने मुझे सुना है, क्योंकि लंबा था इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी में मैंने बोला है, क्षमा याचना चाहूंगा। जय श्री राम। बहुत बढ़िया आदरणीय गुरु जी, आपने जो वक्तव्य दिया, इसी के साथ मैं नेक्स्ट वक्ता के रूप में आदरणीय रमेश परमार जी को आमंत्रित करता हूं, जो इंदौर से हैं। रमेश सर अगर फ्री हो तो। रमेश सर, रमेश परमार सर। अगर 90 पे, हाँ। और ओंकार नाथ कोशे सर, आप सुन पा रहे हो तो? जी जी नमस्कार जी, मिश्रा जी नमस्कार। जी सर। रमेश सर शायद कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओंकार सर आप बोल सकते हैं। या थोड़ा और रुक जाए, एक दो लोग और बोलने तब बोले हम, थोड़ा सा 5 मिनट रुक जाइए, 5-10 मिनट ऐसा मैं चाहता हूँ। अन्य कोई अपना वक्तव्य दे ले, तो मुझे भी 10 मिनट का समय चाहिए। नितिन जी बंसल जी को ले लीजिए। जी हाँ जी सर, बोलिए सर। असल में मिश्रा जी, मैं 10 मिनट का समय चाहता हूँ, अभी 10 मिनट बाद हम नितिन हाँ बंसल कोई नहीं। नितिन बंसल जी को आमंत्रित कर लीजिए। हाँ नितिन बंसल जी, बंसल साहब अगर सुन रहे हो आप। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। स्वास्थ्य की बंसल दिक्कत है आज, साहब, वरना अपना व्यक्तित्व रखने के लिए स्वास्थ्य की दिक्कत है। बस मेरा सभी विद्वानों से बस एक ही प्रश्न है, आगे आने वाले समय में देश काल परिस्थिति के अनुसार राहु शतशिवा नक्षत्र में आने वाला है, इसका जी जी प्रभाव जी, क्या हो सकता है? चलिए इस पर अभी विचार करते हैं। और आप बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल सकता है। चलिए सर, तो रमेश सर अगर बोलने की स्थिति में है आप तो बताइए, या और कोई भी वक्ता जिन्होंने लगता है मुझे कुछ बोलना है इस विषय पे, अगर वो चाहता है तो अपना नाम या पता आ सकते हैं। अभी मंच खुला हुआ है सभी के लिए, कोई किसी के लिए रोक टोक नहीं है।
रमेश वाजपेयी सर, आपको वैसा हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं है। अगर आपने ना दिया हो तो हम सुनने के तैयार हैं। आनंद वाजपेयी सर। क्या चलिए, तो एक काम करता हूं, आप सभी की आज्ञा हो तो कुछ माता पीताम्बरा की आशीर्वाद से, माई की आशीर्वाद से कुछ बोलने की चेष्टा मैं करता हूं। बोलिए आज बोलिए। माता पीताम्बरा ने ही आज हवन में बुला लिया और उसी में मैं थोड़ा डिले हो गया और उन्हीं के आशीर्वाद से अब मैं बोलने जा रहा हूं। लग्नेश की जीवन यात्रा जो आज का विषय है, ज्योतिष के अंदर या कर्म कांड के अंदर, मैं श्लोकों की बात नहीं करूंगा, मैं साधारण भाषा ही बोलूंगा कि हमसे पहले तो पूर्व में आए हुए रविंद्र सर हैं, श्यामदेव पालीवाल जी भाई साहब हैं, अभिषेक जोशी भाई साहब हैं, हमारे गुरु जी हैं और अन्य भी विद्वान आए। उन्होंने बखूबी पूरी व्याख्या की है, अच्छी व्याख्या की है। उसके बाद भी कुछ बचने को रह ही जाता है और फिर भी मैं प्रयास करता हूं कि लगन की महत्वता सबसे बली बोली गई है। अगर लगन बली है तो कई दोषों को समाप्त करने वाला। अगर हम किसी व्यक्ति की कुंडली को भी अभी ना लें, लगन को ही विचार करते हैं, जन्म कभी भी हुआ हो, किसी लगन में हुआ हो, कोई भी शुभ कार्य को हम, विवाह है, कोई कार्य है, कोई संस्कार है, उनको हम किसी विशेष लगन में शुद्धि करके बली लगन लेते हैं तो काफी दोषों को समाप्त कर देता है। यानी कि ये लगन और लग्नेश जो होता है, जो स्थिति में बैठा हुआ होता है, वो कई दोषों को खत्म कर देता है, तो एक महा उपाय की तरह कार्य करता है। इसका मतलब ये भी है कि लगन और लग्नेश की स्थिति देखते ही हमें कोई भी उपाय भी करना चाहिए। कि अगर लगन जिस समय आप कोई उपाय कार्य कर रहे हैं उस समय लगन की स्थिति अशुभ है और लगन ही बली नहीं है, लगन ही निर्मल है, नहीं करता, ये हम सभी जानते हैं। उससे हमें ये पता चल जाता है कि उस लगन की आने वाला भविष्य जो है, जो हम कार्य करने जा रहे हैं, वो कितना जाएगा, उसकी स्थिति क्या होगी। ये उपाय किए होते हैं। अब इसको हम ना छोड़ते हुए खलित ज्योतिष में हम आते हैं कि लगन लग्नेश की जीवन यात्रा। 12 भाव होते हैं ज्योतिष शास्त्र कुंडली के भावों के अंदर। सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी गुरु जी। और लग रहा है मैं बहुत ज्यादा फास्ट बोल रहा हूँ, मैं स्लो बोलूं। ठीक है, जो कुंडली जो एक चार्ट बनता है उसमें 12 भाव होते हैं। उन 12 भावों के अंदर ही 12 राशियां विचरण करती। तो 12 राशियां जो हैं, आप सभी जानते हैं 12 राशियां कौन होती हैं। उन राशियों के स्वामी जो होते हैं 7 ग्रह होते हैं नवग्रह के अंदर, उन्हीं में से उनमें से कोई एक स्वामी होता है। ये भी आप जानते हैं सभी लोग उस नंबर के अनुसार। तो अब 12 राशियां, 12 भाव, यानी कि लगन भी 12 प्रकार के हो सकते हैं। और 12 को ही 12 भाव को उसके साथ 12 राशियों को भी हम कर देते तो 144 प्रकार यहाँ हो जाते हैं और 9 को भी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं बहुत हो जाते हैं, योग काफी बनते हैं। इसलिए मैं योगों की बात ना करते हुए योग बनते कैसे हैं और उस पर क्या विचार रख सकते हैं उसकी विचार से मैं विचार विमर्श रखना चाहता हूँ। जिस व्यक्ति को जो भी लगन दिया प्राप्त होता है, कुंडली बनती है, एक लगन मिलता है, एक राशि होती है। तो राशि होती है, उसका एक स्वामी होता है।
सभी जानते हैं। अब वो स्वामी 12 भाव के अंदर जहां भी बैठ जाता है, 12 भाव में भी, तो जहां बैठा है इसका मतलब ये है कि आप उसके पीछे के 8 जो भी भाव रह गए हैं वहां तक की जीवन यात्रा कर सकते। एक मिनट बोल रखिएगा। तो आप जो भी लगन है उसका एक लग्नेश है। सूर्य भी हो सकता है, मंगल भी हो सकता है, चंद्र भी हो सकता है, बुद्धि भी हो सकता है, बृहस्पति भी, शुक्र भी, शनि भी, सभी जानते हैं। किसी का भी लग्नेश जिस स्थान पे बैठता है, लगन तो हो गई, लगन मिला और लगन का स्वामी जहां बैठ जाता है उस भाव से ही, उस ग्रह के अनुसार, उस ऊर्जा के अनुसार वो जीवन की यात्रा शुरू करता है आगे के भाव को चलते हुए। उसके साथ में जैसे कि चंद्रमा है, अगर किसी कर्क लगन होती है तो चंद्रमा होगा। चंद्रमा अपनी यात्रा बहुत जल्दी जल्दी कर लेता है, यानी कि उसको बहुत जल्दी जल्दी 12 भाव के फल लगातार मिलते हैं शॉर्ट टर्म के। सूर्य है, सूर्य अगर एक महीने में एक राशि चलता है तो उसको एक उस फल को प्राप्त करने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़े समय के लिए। 1 वर्ष के अंदर वो धीरे धीरे फल देगा, यानी चंद्र से अधिक देगा फल, उतने महीने तक देगा, समझिएगा। ऐसे ही अगर बृहस्पति है, बृहस्पति एक राशि को लगभग 1 वर्ष में पूर्ण करता, तो बृहस्पति के अनुसार बृहस्पति कितने भाव तय कर सकता है उसके अनुसार भी चलेगा। अब यहां शनि सबसे मंदगामी ग्रह है, लग्नेश किसी का हो जाता है तो वो बहुत स्लो, धीरे धीरे विचार करते हुए, धीरे धीरे अवस्था में पर पूर्ण करते हुए उस कार्य को करता है, जल्दबाजी नहीं करता और वहां से ही धीरे धीरे कम भावों की यात्रा कर पाता है। और शनि जिसका भी लग्नेश होता है वो पूरे 12 भाव की यात्रा नहीं कर पाता। यानी मैं सभी ग्रहों को ना लेते हुए मैंने शॉर्ट में 4 ग्रह लिए हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि शनि कभी भी आपके पूरे जीवन के अंदर 12 भाव की या जीवन यात्रा नहीं करेगा। उससे कम बृहस्पति करेगा, शुक्र करेगा, सूर्य करेगा, चंद्र करेगा। जहां सेटिंग हुआ है उसके अगले भाग। इसके बाद क्योंकि जो शरीर आपको मिल रहा है वो लग्नेश दे रहा है। लगन बताता है कि आपका शरीर का संचालन की ऊर्जा, जो प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, संचालन है, यानी आपके भौहें के ऊपर का हिस्सा जो होता है, कपाल से बोलते हैं, जिसे बुद्धि बोलते हैं, विवेक बोलते हैं, जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वो है लगन। और लगन का स्वामी जहां बैठ जाता है तो उसकी बुद्धि उस भाव के अनुसार, जो भी भाव है उस ग्रह की के गुण अवगुण और सामर्थ्य के अनुसार कार्य करता है। उसी प्रकार से उसकी सोचने की, कार्य करने की क्षमता होती है। और ये स्थिति जो होती है ये जन्मांग में जब आपने जन्म लिया है उस समय की स्थिति होती है, ना कि पूर्ण जीवन के लिए। जैसे जैसे आपकी उस ग्रह के अनुसार आयु बढ़ती जाएगी, अगले भाव की तरफ उसकी यात्रा चलती जाएगी। कई बार होता है, आपने देखा किसी का जन्म हुआ और उसके परिवार में बहुत गरीबी थी। जन्मांग के अंदर जब पैदा हुआ वो गरीब था, विद्वान, उसके घर में कोई विद्वान नहीं था, वो विद्वान नहीं था, उसकी शिक्षा अलग लाइन में जा रही थी। उसके परिवार ने, उसके माता पिता ने, उसके अभिभावकों ने उसकी शिक्षा अलग लाइन में दी। लेकिन
लगन लगनेश की जीवन यात्रा, यानी कि जन्मांक में जो स्थिति थी उसके अनुसार उसके शरीर ने उसके तो पावर पॉइंट ड्राइवर है जो उसको चलाने की ऊर्जा लिए लेके आया है, वो आगे की यात्रा अगले भाव में जा चुका है। उस भाव के अंदर जो भी ग्रह हैं, अगले जो दूसरे उससे जहां बैठा है उसे दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव, जैसे भी भाव हैं, उस भाव में जैसे उसकी यात्रा होगी, जिस प्रकार से हम अपनी कार लेकर चलते हैं। फिर मैं इटावा बैठा हुआ हूँ, इटावा से मैंने अपनी कार में ड्राइविंग सीट पर बैठा और मैं चला दिल्ली के लिए। तो धीरे धीरे कई जिले मिलेंगे मेरे को, कई स्थान मिलेंगे, कहीं मैं पानी पीऊंगा, कहीं किसी से मिलूंगा, कहीं ब्रेक लगाऊंगा, कहीं भोजन करूंगा, कहीं नाश्ता करूंगा, कहीं किसी से वार्तालाप करूंगा। इसी प्रकार से तो ग्रह का लग्नेश जिस भाव में बैठा हुआ है वहां से वो अपनी जीवन यात्रा क्या प्रारंभ करता है। एक ड्राइवर कार के अनुसार वो आपके शरीर को चलाने के लिए तैयार हो जाता है, वहीं से चलता चला जाता है। तो जहां जिस आयु में आपका जौन सा भाव अगला भाव एक्टिवेट होगा उसके अनुसार वो लग्नेश बल देगा। अब इसके बाद दूसरी बात आती है, जब किसी को समझिएगा जो भी लग्नेश है सूर्य से उसका बल मिलता, सूर्य से साथ उसका संबंध बनता है या जो उसकी जीवन यात्रा के साथ उसे यश मिलता है, सरकार से फायदा मिलता है, मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, और इसी के साथ साथ उसका चंद्र के साथ संबंध बनता है। उस यात्रा के अंदर उसे धन की प्राप्ति भी होती है, ज्ञान की प्राप्ति भी होती है, कई तरह के नए नए विचार भी आते हैं, जिसके उसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अगर किसी का शुक्र या बृहस्पति के साथ उस लगन की का संबंध बनता है, शुक्र और बृहस्पति दोनों को हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरु की उपाधि दी गई है, एक को नहीं दी गई है, दोनों को दी गई है। यानी कि अगर शुक्र है तो वैभव है और बृहस्पति है तो ज्ञान है, यानी कि इन दोनों का समावेश घर के अंदर और घर के बाहर की दहलीज के अंदर होता है। यानी कि अगर हम वैभव की बात करेंगे तो वैभव, ऐसो आराम, सौदस, सुख घर के अंदर व्यक्ति चाहता है, बाहर से लाके भी। तो बृहस्पति, जो गुरु बृहस्पति शुक्र हैं, वो घर के अंदर की बात ऐसो आराम को दिखाते हैं। उस मान प्रतिष्ठा के लिए जो समाज में है, आपकी ज्ञान की वैल्यू हो, उसके लिए संबंध बनता है बृहस्पति से। जब भी, इसलिए जब भी हमारा लगनेश का संबंध गुरु से होता है, वैसे ही समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है, ज्ञान की वैल्यू आपकी बढ़ती है, आपकी वाणी को सुना जाता है, लोग वाग आपको वैल्यू देते हैं, समाज में आपकी वैल्यू होती है। वही अगर घर के अंदर आपको वैल्यू मिल रही है, आप किसी नई चीज की खोज कर रहे हैं, आविष्कार की खोज कर रहे हैं, या आप घर के अंदर कोई भी सौंदर्य का काम कर रहे हैं, निर्माण का काम कर रहे हैं, या साथ में का यहाँ पर घर में कोई नवीन जन्म कर रहा है, तो यहाँ पे संबंध बृहस्पति से भी बनता है, सॉरी शुक्र से भी बनता है। यही संबंध लग्नेश का शनि के साथ बनता है, निर्वाण योग करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से, अपने बल से, अपने ज्ञान से आगे चलने की, यानी सारे बंधनों को तोड़कर, सभी बंधनों को तोड़कर, उन बंधन तोड़ने के लिए परिवार, समाज से तिरस्कार भी होता है, परिवार से तिरस्कार होता है, लेकिन अंत में जब उसको फल प्राप्त होता है, वो सब कुछ होता है, तो सभी उसको एक्सेप्ट करते हैं। जो लोग बुराई भी कर रहे होते हैं वो भी उसकी बड़ाई कर रहे होते हैं। तो ऐसे ही अगर किसी के लगने का संबंध राहु केतु से होता है, राहु केतु भी नहीं, ये एक वो पावर है, जैसा संबंध उसके साथ होता है, उस गुण के साथ होता है, वैसे ही शुभ अशुभ प्रभाव भी देते हैं, शुभ अशुभ प्रभाव देते हैं। क्योंकि हमारे गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, कर्म कर फल की चाह मत कर। तो बिना राहु केतु के फल भी प्राप्त नहीं होता।
तो उसका अधिकार राहु केतु को राशि चक्र में स्थान नहीं दिया गया, लेकिन आपके कर्म का फल का निर्धारण अन्य ग्रहों के साथ मेल करके राहु केतु को अधिकार दिया गया है। यानी कि धन बिना राहु के नहीं है, की पता फैलती है तो बिना केतु के नहीं फैल सकती। तो राहु केतु भी मुख्य हैं, निर्णायक हैं यहाँ पर। और इसके बाद अगर किसी को समझ में आ रहा तो मैं आगे चलूं, उन्हें विराम दे दूं। सुनना चाहेंगे कि बंद करूं? सुनना चाहेंगे। चलो आगे सुनना चलो, चाहेंगे करो गुरु जी। आगे। चलिए, अब बात आती है, जैसे आप सभी जानते हैं मैं नारी ज्योतिष बोलता हूं। नारी ज्योतिष साउथ में बोली जाती थी, ना कि हमारे उत्तर भारत में। वैदिक ज्योतिष ही नारी ज्योतिष है, कोई अलग नहीं है। और ज्योतिष की जितनी भी विद्याएं चल रही हैं राशि नक्षत्र से निकली हुई हैं और सब वैदिक की हैं। अब बात यहां समझिएगा, क्योंकि जब उसको हम उन्हीं ऋषियों के सूत्रों को और उनको जब डिस्क्राइब और मंथन करते हैं आध्यात्म के नजरिए से, आध्यात्म से ही फलित आता है, ना कि किताबों से। क्योंकि हमें जो ऋषियों ने जो हमें कथाएं लिख के दी हैं, देवी देवताओं लिख के दी हैं, उसमें कई बार नक्षत्रों का वर्णन होता है, राशियों का वर्णन होता है, भाव का वर्णन होता है, और वो भाव से कुछ जोड़ते हैं तो हमें भाव अंदर से निकल के आता है। तो कई बार यहां कहते हैं कि जीव कारक बृहस्पति, बृहस्पति को जीव कारक बोला गया है। यानी कि जीव कारक क्यों बोला गया है कि हमें ऑक्सीजन लेने के कारक जो होता है, नाक का कारक बोला गया है बृहस्पति को। नाक से ही हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं। तो जैसे हम वातावरण में रहते हैं वैसी ही हमारे अंदर ऊर्जा आती है नाक के द्वारा, यानी बृहस्पति के द्वारा। और वैसे ही हमें लगता है कि हम बंधन में बसे हुए हैं, किसी ने हमें जबरदस्ती बैठा रखा है, किसी ने हमें आज्ञा दे रखी है, मेरा मन नहीं था, तभी हम अपने खुदा स्वभाव से बैठ जाते हैं किसी की ना चाहते हुए। और कई बार ऐसा लगता है कि हम आए तो अन्य काम से थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ, वातावरण बदला और ऑक्सीजन बदली और हमने वहां पर बैठ गए। जो मैंने ये बात कही थी कि गरीब परिवार में भी जन्म लिया, लग्नेश के साथ बृहस्पति जहां भी आपका बैठा हुआ है, जिस भी भाव में बैठा हुआ है, और लग्नेश जहां बैठा हुआ है, लग्नेश जिस समय जिस आयु पर आपके बृहस्पति से टकराएगा, यानी कि उसको स्पर्श करेगा जीवन यात्रा के समय, यहां पे क्योंकि लग्नेश की जीवन यात्रा है, लग्नेश को जब चलाएंगे तब समझ में आएगा इसको। तो लग्नेश जब भी चल के, जब तक वो बृहस्पति से नहीं मिलेगा, ये शुक्र से नहीं मिलेगा, जहां दोनों गुरु हैं, दोनों ही जीव कारक हैं, और दोनों के बिना जीव नहीं चल सकता। हर व्यक्ति को दोनों गुरुओं की आवश्यकता होती है। समाज में सिर उठाने के लिए बृहस्पति की आवश्यकता है, घर में पेट पालने के लिए शुक्र की आवश्यकता है। और पेट पालना ही शुक्राचार्य जी है, यही संजीवनी है। और संजीवनी, अगर पेट पालने की संजीवनी विद्या नहीं है आपके पास तो आप जीवित भी नहीं रह सकते। यानी कि बृहस्पति शुक्र जो जीव कारक है वो संजीवनी है, और जो बृहस्पति है वो उससे उठाने की, समाज में चलने की, तान की, पताका चलाने की, जो आपका शीश है ये गुरु है और केतु की युति है। अगर आप इसको उठा के, शीश उठा के, नजर उठा के, बिना किसी के दबाव में चल सकते हैं, गुरु केतु है। अगर इसमें कहीं खुद आता है, गुरु के साथ ना मिल जाता है तो आंखें जाती हैं, शर्म आ जाती है कि सिर घूम जाता है, आदमी फेस नहीं कर पाता। इसी के साथ साथ जब भी लग्नेश का जीवन यात्रा के साथ अगर शुक्र से संबंध बन जाता है उस ग्रह का,
जो भी आपका लग्नेश है, तो आपको संजीवनी विद्या प्राप्त होगी, संजीवनी विद्या प्राप्त होगी। आपको घर पेट पालने के लिए, घर कार्य चलाने के लिए आपको विद्या कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। और यही अगर आपको शुक्र गुरु बृहस्पति मिल जाता है जब, तो आपको समाज के अंदर आपके ज्ञान प्राप्त होता है, आपको आपके समाज में ज्ञान की वैल्यू होती है, आपको सुनने वाले होते हैं, आपकी ज्ञान पताका फैलती है। और इसी के साथ साथ अगर कहीं सुख इन जीवन यात्रा के साथ किसी पल पे लग्नेश की गुरु, कोई भी गुरु के साथ, सूर्य के साथ संबंध बन जाता है, तो आप बहुत बड़े उच्च पद पे पहुंच जाते हैं। यानी कि आप अपने संगठन को भी खड़ा करने की दम रखते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि किसी भी संगठन का कोई भी, या किसी कंपनी का कोई भी बड़ा मुखिया होगा, या किसी पार्टी का कोई मुखिया होता है, उसने अपने को स्थापित करने के लिए पहले कई बार अपनी काली रातें भी करी होती हैं, बहुत मेहनत भी लगाई होती है, तब उस मुकाम पे पहुंचता है। यानी कि जब व्यक्ति शुद्ध तरीके से अपने लगन को पहचान कर, उस लगन की ऊर्जा को पहचान कर किसी गुरु के साथ मिलता है, और किसी गुरु के साथ मिलता है, और गुरु यानी गुरु बृहस्पति या शुक्र के साथ मिलता है, और कहीं इन दोनों का समावेश करके सूर्य मिल जाता है, तो पताका फहरा देता है, और उसको कोई रोकने वाला नहीं। और सपोज करिएगा अगर यहीं पर किसी का लग्नेश होकर वो नवम भाव में बैठा हुआ है, तो उसका सेंटर पॉइंट, क्योंकि नवम भाव जो है वास्तु के अनुसार भी दिखेंगे, घर का, स्थान का, किसी स्थान का, किसी देश का, प्रतिष्ठि का, और आपके शरीर का मूलाधार स्थान यानी कि ब्रह्म स्थान, घर का ब्रह्म स्थान होता है। और यहीं से कंट्रोल होता है, नियम, कानून और धर्म की स्थापना होती है। यानी कि ऐसा व्यक्ति नियम वाला, कानून वाला, धर्म की स्थापना करने वाला और अपने दर पर रहने वाला होता है, और अपने की पहले अपने कुटुंब, अपने समाज को देखने वाला होता है और उसको देने वाला होता है। अगर यहीं पे नवम में किसी का लग्नेश बैठा हुआ है, उसका बृहस्पति अगले भाव में है उसके, या फिर 11वें भाव में है, या 12वें भाव में है, या आगे किसी भी भाव में है, अगर यहीं पे लग्नेश शनि है और नवम भाव में बैठा है, और द्वितीय भाव में अगर बृहस्पति बैठा है, तो इसको शनि के द्वितीय चरण में, यानी कि शनि की एक भाव की जीवन यात्रा 30 वर्ष की होती है, तो 30 वर्ष के बाद ही जब उस बिंदु से, बृहस्पति के बिंदु से टकराएगा ऑक्सीजन लेने के लिए, तो उसके जीवन में एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि जो वो कर रहा था वो सब बिगड़ जाएगा, और वो सारे कार्य उसके उल्टे पड़ने लगते हैं, और जिस दिशा में वो उसको प्रभु लेने के लिए जन्म दिया था, यानी कि जिस दिशा में वो चल रहा होता है उसकी विपरीत दिशा में परिस्थिति उसको लेके जाती है। जिस कार्य के लिए जन्म हुआ है उस कार्य में उसको कर्म करने के लिए परिस्थिति लेके जाती है। यानी उसके बाद वो अपने स्वतः किसी के सहयोग के बिना प्रवाह से हटके कार्य करने के लिए तैयार होता है। शून्य से फिर, यानी कि यहाँ कह सकते हैं जब भी शनि के साथ बृहस्पति का संबंध बनता है, तो वो व्यक्ति उतनी ही देर में अपने उस ग्रह के लग्नेश के अनुसार वो कार्य करता है। अगर 11वें भाव में है तो वो और डिले हो जाएगा शनि, और यही अगर लग्नेश सूर्य है तो हर साल धीरे धीरे मिलेगा।
और यही अगर शुक्र है तो और उसी के अनुसार जो गति है उसके अनुसार चलेगा। और सबसे बड़ी यहाँ एक विडंबना मैं आपको और बता, धनु राशि और कर्क राशि, ये इन दो पे समस्याएं सबसे ज्यादा लोग देखते हैं। अगर किसी का चंद्र भी नवम भाव में बैठा हुआ है या बृहस्पति भी लग्नेश होकर नवम भाव में बैठा कहीं बैठा हुआ है, तो यहां पर जो वैल्यू अन्य लग्न के साथ, लग्नेश के साथ बृहस्पति को मिलती है, लेकिन यहीं पर बृहस्पति या शुक्र को, बृहस्पति और शुक्र गुरु को बाधा देने वाला, जिसमें क्या बाधा देने, जैसे कि अन्य लगन के लग्नेश को ऑक्सीजन देने के लिए या उसको जब तक नहीं मिलती तब तक के लिए कार्य करता है बृहस्पति, शुक्र कार्य करता है। लेकिन शनि एक ऐसा है तो चंद्र को, बृहस्पति को, शुक्र के लिए कार्य करता है। जब तक ये उस शनि टकराते हैं तब तक उनको यश बल प्राप्त नहीं होते। चंद्र, इसीलिए चंद्र वाले लग्नेश कर्क लगन वाले होते हैं, वो बहुत जल्दी डिप्रेस भी हो जाते हैं, गुस्से भी हो जाते हैं, शांत भी हो जाते हैं। और यहीं पर अगर शुक्र वाले और बृहस्पति वाले हैं लग्नेश, यानी कि वृषभ लगन, तुला लगन, धनु लगन और मीन लगन, यहाँ पे क्या होता है, कई बार यहाँ पे समस्याएं देखने मिलती हैं कि ये लोग जो होते हैं घर की दहलीज के अंदर या बाहर एक टाइम पे एक को ही साथ पाते हैं, एक किसी को साथ दूसरे को साधते हैं, तो बाहर समस्या होती है, बाहर को संभालते अंदर घर के अंदर समस्याएं आती हैं। इनको कंट्रोल करके दोनों को बैलेंस बनाना चाहिए, या फिर एक का त्याग कर देना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए एक जीवन से। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर किसी को कोई भी क्वेरी पूछनी हो, कोई भी प्रश्न करना हो, आप पूछ सकते हैं। यहाँ जो बैठे हैं सभी लोग आपके उत्तर देने को तैयार। जय मां पीताम्बरा। ओम नमः। क्या हुआ, सब शांत हो गए? मेरे शांत नहीं है कोई शांत नहीं हो है। सकता है मैंने कोई गलत बोल दिया मुझे। नहीं कुछ भी गलत नहीं है। आज विश्लेषण बहुत ही बढ़िया हुआ है लगन लग्नेश के प्रति और ग्रहों की दृष्टि बहुत अच्छा, आप लोगों ने सभी ने बहुत ही बढ़िया कहा है। आज मैंने नहीं बोला है, मां पीताम्बरा ने बोला है। उसी पर मंथन चल रहा है दिमाग में। आज बृहस्पति बोले हैं उसी पे दिमाग में मंथन चल रहा है। नीलांबर नील नयना मृदुल हृदय सिंधूर, मीन लगन के जातक करुणा से भरपूर, धन आए सरिता सा बह जाए दान मार्ग, मीन मना करुणा प्रधान नारों के धन परवान। अब यहाँ एक बात करते हैं आज थोड़ी सी ना करते हुए हम दोस्त को, ठीक है? तभी यहाँ जो बैठे हुए हैं ज्योतिष को अच्छी तरह जानते हैं या कर्मकांडी हैं या ज्योतिषाचार्य हैं या सीख रहे हैं, ठीक है ना, सभी ऐसे ही लोग हैं यहाँ पर। अब बात यह है कि जब तक हम अपने 12 भाव हैं, अगर हम लगन को ही नहीं पहचान पा रहे, किसी की ज्योतिष में फर्क करने के पहले लगन को ही नहीं महत्वता नहीं दे पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे, तो हम फर्क कैसे कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल। कई बार तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि हमने देखा ही नहीं, कि हमने प्रश्न पूछा, हमने भाव देख लिया, बोल दिया, लेकिन लगन और लग्नेश की महत्वता, अब वो लगन और लगन का स्वामी जो है
हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। तो बता ही नहीं रहा कि हम उससे मिलेंगे। अब यहाँ एक पॉइंट और रह गया, तो मैं बोल देता हूँ, याद आ गया। अब यहीं पे एक लगन है, तो लगन का नक्षत्र भी होता है, लगन का नक्षत्र भी होता है, कोई भी नक्षत्र है उसका भी स्वामी होता है। जैसे मैं अपना बता देता हूं, अगर मेरी कुंभ लगन है और मेरा लगन का स्वामी नवम में बैठा है शनि होते हुए, लेकिन मैं लगन जो है उसका स्वामी, लगन का स्वामी जो है वो बृहस्पति है, नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति कहां बैठा है? मेरे दसम भाव में, दसम भाव में बैठा हुआ है। तब यहां पे एक विचार और आएगा कि शनि और बृहस्पति इन दोनों की गति के अंदर भी, जब मेरा जन्म हुआ, धर्म के लिए जन्म हुआ, नवम भाव सेंटर पॉइंट है, जो नवम भाव के कार्य करते हैं उसमें आप जोड़ सकते हैं। धर्म है, राशि जो बैठी है उसको नहीं लेते हुए विराट, कानून है, ऐसा व्यक्ति कानून जुड़ा हुआ होता है। शनि वहां बैठा है, शनि बहुत धीरे धीरे चलने वाला, हर कार्य को पूर्ण करने वाला, तो शनि अपने उस भाव को चेंज करने में टाइम लगाएगा। लेकिन बृहस्पति नक्षत्र स्वामी होने के कारण वो जल्दबाज है, वहां से तेज गति चलने वाला है, तो तेज चलेगा, तो शनि के पहुंचने के पहले वो निकल जाएगा। लेकिन यहां पर एक अलग विषय बनेगा, हर क्योंकि हर बार 13वें साल के बृहस्पति फिर आ जाएगा, तो शॉर्ट फल मिलेंगे, ऐसा बात नहीं है, फल मिलेंगे, पूर्णता नहीं मिलेंगे, शॉर्ट मिलेंगे। लेकिन जब उसी यात्रा के अंदर शनि नवम भाव से, मेरा, मैं बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मेरा शनि दसम भाव में यात्रा करते हुए पहुंचा, और उसी यात्रा करते समय बृहस्पति वहीं से टकराया पुनः, तो शनि का बृहस्पति का संबंध बना, तो यानी जीव नक्षत्र भी बन गया। मेरा एक्चुअली यहाँ पे एक बात अलग आती है कि मेरा नक्षत्र स्वामी जीव है, और जीव यहाँ पे 3 का योग ना बनते हुए तो बृहस्पति ने मेरा वहीं ले लिया, और तो जीव कारक के संबंध बना, और प्रॉपर अपने उस आयु पे ही बनेगा, हर आयु पे नहीं बनेगा वो संबंध। जिस आयु पे टकराया तो इस आयु पे ही एक सारे साथी बनेगी। यानी कि मैंने इंजीनियरिंग करी, एमएनसी में जॉब करी 1.5 लाख रुपए महीने की, लेकिन मेरी जॉब स्विच करी, वो कंपनी बंद हुई, फिर स्विच करी तो वहां पे कुछ लफड़ा हुआ, बंद हुआ, तो भाई 1.5 लाख की महीने की सैलरी लेने वाला ओमकार मिश्रा 10,000 की नौकरी तक आया। उसके बाद भी इतने अच्छे सोर्स होने के बाद भी 5,000 की नौकरी भी ना मिलने की खत्म हो गई, एक एक पैसा खत्म हो गया। तो बचपन से ही ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ज्योतिष को जानता था, धर्म को मानता था, लेकिन इसको करने की चाह नहीं थी। हाँ, हर चीज जानता, पढ़ता था, लेकिन नॉलेज रखता था। इसी दौरान में पिताजी ने मुझसे इस घटना होने के 2-3 साल पहले मुझसे कहा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो तो कुछ तो सीखो ब्राह्मणों की। तो पिताजी में से 2-3 प्रश्न पूछे, पंचांग देखे, मैं नहीं बता, कुछ बताए अधूरे, पूर्ण नहीं बताए, मेरे शर्म नहीं आती, मैं नहीं बता पाया। मैंने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे 3 महीने का समय दीजिए, कुछ मैं बता दूंगा जितना पूछे, और अगले 2 साल में मैं अपने को इतना काबिल कर लूंगा, समाज में बैठा हुआ हूं तो ब्राह्मण होते हुए मैं शीश झुकाने की नौबत ना पड़े। मैंने पिताजी से प्रॉमिस किया। मैंने अपने पिताजी कहना था कि ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो तो ब्राह्मणों की मर्यादा रखिए। पता नहीं था कि 2 साल बाद मेरे साथ क्या घटने वाला है। मैं कई लोगों के पास गया, जो मेरे पास स्थिति थी वो बताते नहीं थे, उसका उल्टा होता था जो है। अब यहां से मेरे अंदर दिमाग में आया कि ज्योतिष गलत है कि बताने वाली गलत है, विद्या गलत नहीं हो सकती। तो
कई शोधन किए, विचार किए। उसी शोधन करते समय मैंने अपनी कुंडली एक फेसबुक पे डाल दी, तो वहीं से हमारे आदरणीय गुरुजी विश्वकर्मा शर्मा जी ने एक फलित किया था। उस फलित के कारण ही मैंने उनको गुरु धारण कर लिया, ज्योतिष गुरु के। ज्योतिष उन्होंने लिखा, ये व्यक्ति जो है क्यों दूसरों को उल्लू बना रहा है, खुद स्वतः वो ज्योतिष का ज्ञाता है और 2 साल के अंदर इसकी विख्याति होने वाली है। फिर उन्होंने फोन नंबर भी मांगा। मैंने कहा गुरुजी ना तो आप मेरे रिश्तेदार हो, ना दोस्त हो, ना कोई, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मुझे नहीं आता। बोले कि आपको आता है, आपको अपने स्मरण शक्ति पे विश्वास नहीं है अभी। जिस प्रकार से हनुमान जी लंका छलांग मारने के पहले उनको याद ब्राह्मण जी ने दिलाया था कि आपके पास शक्ति है, आपके पास ज्ञान है, लेकिन उसका दीपक जलाने की आवश्यकता है। तो विश्वनाथ गुरु जी ने मेरे को एहसास कराया, फोन कर करके बात कर करके 1000 किलोमीटर की दूरी पे होने के बावजूद भी, और उनकी भविष्यवाणी जिन्होंने सौगंध ली थी, अगर 2 साल के अंदर आप प्रसिद्ध ना हुए तो मैं जो अपने गुरु ने, जो मेरे गुरु ने मेरे को ज्योतिष सिखाया है, मैं उसको समाप्त कर दूंगा, मैं बंद कर दूंगा। आज जो मैं हूं आप सभी जानते हैं। तो जामन जी का जो हनुमान जी के साथ जो हुआ था मेल, तो मेरे साथ विश्व गुरु जी ने किया। जैसे ही वो शनि और बृहस्पति टकराए 10वें भाव में, तो स्वतः कर्म से, अपनी मेहनत से, अपनी कर्म से 10वें भाव के अंदर मेरी वृश्चिक राशि बैठती है, और वृश्चिक राशि ही रहस्य की राशि है, गुप्त की राशि है। यानी कि अपने को स्वतः खत्म करके, स्वतः कर्म करके शनि और बृहस्पति ने मेरे को ये विद्या जाकर की। इस विद्या के अंदर मैंने सारी विद्याएं देखी हैं जो लोग मुझे जानते हैं 2017 से, कि मैंने ऐसी कोई विद्या नहीं है जो जिसका मैंने अनुसरण नहीं किया हो। हस्तरेखा, फेस रीडिंग, जो भी है, लाल किताब, नारी ज्योतिष, प्रश्न शास्त्र, वेदिक, अनंत जितनी भी है आपकी केपी एपी सब मैंने लगाया, लेकिन आखिरी में एक उत्तर आया, अगर कंप्यूटर और मोबाइल बंद हो जाएंगे उस दिन हम फलित कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि हमने बहुत से लोग, जो मैंने लोग कुंडली बनाते थे, दशा देख के फलित करते थे, दशा चार्ट देख के फलित करते थे, उससे फलित नहीं मिलते थे। लेकिन जो जन्मांग में हमारे पुराने पुरोहित जो लोग जन्मांग बनाते थे, उसमें लगन की डिग्री, ग्रह की डिग्री लिख के और फलानी आयु में ये घटना घटित हो जाएगी, और घटित होती थी इस आयु पे। मैंने उसको फॉलो किया तो मेरे को समझ में आई, साउथ की जो विद्या जो कहते थे नारी ज्योतिष, इसी विद्या को हमारे उत्तर भारत में कहते गुरु शिष्य परंपरा, जो केवल गुरु अपने प्रिय शिष्य को अपने मुख से उसके कानों में देता था, लिखा नहीं रहा। इसीलिए नारी ज्योतिष को डिकोड कोई नहीं कर पाता गुरु। तो इसीलिए नारी ज्योतिष के ना जीव कारक शुक्र को भी बोला गया है और बृहस्पति को भी बोला गया है। जब तक गुरु की इच्छा नहीं होगी आपके कर्म करने के साथ, तब तक नारी का जो वैदिक ज्ञान नहीं हो सकता। तो 10वें भाव में जैसे ही एक टकराया, एक्टिव हुआ, तो प्रभु ने सीधे मेरे को ये ज्ञान दी। तो ये कैलकुलेशन धीरे धीरे अपने आप स्वतः कैसे आई मेरे पास, ये ग्रह ऐसे चलेगा। मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी आज तक, कोई मेरे पास ज्योतिष का ग्रंथ नहीं है मेरे पास, लेकिन प्रैक्टिकल है मेरे पास। 9 ग्रह की राजनीति, 9 ग्रह की राजनीति, 12 भाव में 12 राशियों की राजनीति, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। मेरे को पहला ज्ञान यही मिला था, कोई ग्रह किसी का दुश्मन नहीं है। फल विफल करने के लिए सब, जिस प्रकार से कुटुंब में
दोस्ती में, राजनीति में कब किसी के दोस्त बन जाएं, कब किसी दुश्मन बन जाएं, किसी बाधा बन जाएं, वो देखते हैं, ये ग्रह करते हैं। तो सभी शुभ हैं, सभी अशुभ हैं परिस्थिति के अनुसार, ये हमें देखना आना चाहिए। तो दसम भाव में कर्म करा, तो कर्म करते समय मैंने 7 साल मैंने अंधेरे में बिताए हैं और कई लोगों से मैंने संपर्क किया। ऐसा नहीं है, ओमकार मिश्रा को बूंद बूंद ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं। गुरु दत्तात्रेय के 24 गुरु थे, यानी कि 12 सूर्य और 12 सूर्य के 2 पक्ष, 12×24, 12 महीने 2 पक्ष, हर महीने में होते हैं 24, यानी यही जो 12 महीने होते हैं गुरु गोचर करता है और सूर्य गोचर करता है, वही गुरु दत्तात्रेय के गुरु हैं। तो इससे मैंने हासिल किया। और दसम भाव, 11वां भाव क्या कहता है, जैसा कर्म वैसा फल दूंगा। और ये गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है अर्जुन से भी, कर्म कर फल की चाह मत कर। और यही मेरे गुरु जी ने विश्वनाथ जी से कहा था, मेहनत करो फल अवश्य मिलेगा। तो कभी भी जो सूत्र लिखे गए हैं, सारे सूत्र ऋषियों ने सही लिखे, गलत नहीं लिखे हैं, लेकिन आज के युग में वो परिवर्तित हो रहे हैं। 6, 8, 12 पहले ऋषि, जब हमारे ऋषि मुनियों ने लिखे थे तो वो अशुभ बोले जाते थे, लेकिन आज के इस कलयुग में सभी 6, 8, 12 को ही भोगना चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। फिर बुरा क्यों है? नहीं है। हाँ, अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जो बहुत कुछ देने वाला। अष्टम भाव का मतलब अष्टम भाव से नहीं है, वृश्चिक राशि से है। वृश्चिक राशि जो है बहुत कुछ देती है। और यही 4, 8, 12 इन तीनों में राशि चक्र के 9 जो नक्षत्र चरण होते हैं वो समाप्त होते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये मोक्ष प्राप्त करना ऐसा ही नहीं है, ये मोक्ष प्राप्त जो करते हैं तो ये नई ऊर्जा देते हैं, यानी कि आपकी जीवन यात्रा में, लगन की जीवन यात्रा के अंदर पड़ाव आते हैं, ये बदल जाते हैं। जिस प्रकार यहीं पे एक पॉइंट मैं और देता हूं, आपकी लगन की डिग्री, आपकी लगन की डिग्री जो भी है उसको 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। पहली 0 से 10 डिग्री, 10 डिग्री के बाद 20 डिग्री और 20 डिग्री के बाद 30 डिग्री। जिस भी त्रिकोण में, यानी जिस पर जो मैं 3 खंड बताए, जिस खंड में आपका लगन की डिग्री, उसी खंड में आपको या आपको फल जो आप चाहते हैं वो मिलेंगे। यानी कि लगन की डिग्री 20 के इधर उधर किधर है, जो फल है जैसे आप चाह रहे हैं, तो लगन की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण करती। लग्नेश जहां बैठा है, लग्नेश की डिग्री और लगन की डिग्री, यानी कि जो भोग 0 से 10 तक डिग्री में है तो आपको बाल काल में मिल जाएंगे। यानी कि शनि के प्रथम की आयु कर्म के अनुसार 30 वर्ष है और दूसरी, यानी कि शनि को हम 4 खंड में विभाजित कर लेते हैं तो 4 भाव खंड होते हैं और त्रिकोण कर लेते हैं। यही 30, 30, 30, 90 वर्ष की आयु 3 खंड में आ जाती है। यहां से यहां पर जो आप 0 से 1 है, इसको आप समझिएगा कि आपके बाल 31 वर्ष के जीवन में ही आपको सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाएंगी आपके पिता के द्वारा। यही अगर आपके 10 से 20 तक है तो आपको आपकी आयु स्वतः आपके द्वारा, स्वतः आपके कर्म के द्वारा संघर्ष में पंचम भाव से अष्टम भाव तक का ये जीवन चलता है। और पंचम भाव से यानी कि डाउनफॉल, छठा भाव रोग भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव,
यानी कि आपका जीवन संघर्ष में रहेगा। यही अगर 20 के बाद है और 30 डिग्री तक है तो यानी कि फिर से केतु की चाल प्रारंभ और बुध तक, बाद में भाव तक, यानी कि आपको 60 वर्ष के बाद वो स्थिति प्राप्त होगी। यानी कि हम इस 3 खंडों ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि 0 से 10 डिग्री है तो पिता के द्वारा, 0 से 10 से 20 तक है पुत्र के द्वारा, पुत्र के जन्म होने के बाद, और 20 से 30 तक है यानी कि आपका नाती पैदा होगा, उसके बाद आपको सुख प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलने को बहुत कुछ है। जय श्री राम। ये बोला गया उसको ठीक करो, बात खत्म है ना। आ जाओ। अब इधर भी खत्म हो गया, देखो लगता है। रुको रुको रुको, रोटी हाँ बस चल रहे हैं। रवि सर खाना खाइए, वो फिर बंद हो गया। और एक चीज मैं और घोषणा करता हूँ, सर्वज्ञ एस्ट्रोलॉजी की ही एक नई ब्रांच का उदय हुआ है, उसी का आज ध्वज फहराया गया है, सर्वज्ञ वाणी सनातन मंच। ये पूरे भारत को इसके द्वारा 5 जोन में, 5 खंड में विभाजित किया गया है। इसको उत्तरखंड, दक्षिण खंड, पूर्व खंड, पश्चिम खंड और मध्य खंड। इसके अंदर राज्यों को जोड़ा जाएगा और कर्म कांड के साथ साथ ज्योतिष के पंचांग के साथ पूरे देश के अंदर जो विचार विमर्श हो और एक निर्णय पे लाके हम किसी को उस विचार को कर्म कांडियों के साथ साथ, क्योंकि बिना कर्म कांडी जो है वो हमारे सबसे मेन योद्धा हैं, जो जमीन पर आके उस कार्य को, हमारे सनातन को बचाए हुए हैं। इसी समय पर कोई भी व्यक्ति अपने बालक को कर्म कांड नहीं सिखाना चाहता, ये सबसे दयनीय स्थिति है। क्योंकि कि हम उस कर्म कांड को ज्योतिष से इस प्रकार से जोड़ पाए, चीज को आने वाली पीढ़ी है उसको एक्सेप्ट कर पाए, और कभी कहीं से पंचांग पर, मुहावरों पर कोई भी बाधा नहीं है। गलती किस मानव से ही होती है, किसी अन्य से नहीं होती। उस गलती को स्वीकार लेना गलती नहीं कहा जाता। गलती हो जाती है, हम पे भी हो जाती। कई बार मैं लिखता हूं, ये कंप्यूटर व्हाट्सएप की से गलती हो जाती है, ऐसा करना चाहिए। तो वही गलतियों को हम एक माध्यम से उस समय को, उस त्योहार के आने के पहले सभी दिशाओं से लाते हुए एक मंच पे उसके विचार विमर्श करते हुए समाज को देने के प्रयास के लिए इसको उदय किया है। और इस संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हमारे डॉक्टर विष्णु कुमार शर्मा जी हैं। वो सहसम्मति से मीटिंग होकर सभी ने तय किया है। और इसी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हमारे योगी हो गए, और राष्ट्रीय महासचिव, महामंत्री हमारे आदरणीय पंडित अभिषेक जोशी जी, जो जोधपुर से हैं, पंचांगकर्ता भी हैं। सबकी सहमति से उनको निर्वाचित किया है। इसी प्रकार से जो उत्तराखंड है उसमें मुख्य भूमिका के अंदर हमारे मणिकरण बस जी काका जी हैं पंडित, और यहीं पर हमारे अमित पारासर जी हैं। एक अमरनाथ के पुजारी हैं करण शर्मा जी हैं, वो रमेश शास्त्री जी हैं, उनको स्थान मिला हुआ है। और उमाकांत शर्मा जी हैं पंडित जी, उनको दिया गया है अभी। और पश्चिम भारत में अभी चांदेव पालीवाल जी हैं, जनार्दन ओझा जी हैं, और इन लोग अन्य विचार विमर्श कर रहे हैं। इसी के साथ साथ दक्षिण भारत में हमने पूजा पापती और चतुर्वेदी जी हैं, नाम भूल रहा हूँ, अरे श्री चतुर्पति बाला जी,
रजनीश चतुर्वेदी जी, इनको उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। मध्य भारत से मोनिका जी हैं और भी अन्य लोग हैं, अभी उन पर भी विचार से चल रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में। तो अभी इसकी शुरुआत है और जल्दबाजी कहीं से नहीं किया जाएगा, क्योंकि धर्म को धर्म के रास्ते से संघर्ष के बिना कोई भी कार्य नहीं चलता। संघर्ष की मूल और अपने को अपने लिए और समाज के लिए स्थापित करने के लिए स्वतः बलिदान देना है। यानी सनातन धर्म के लिए आपको स्वतः अपना ही पहरी बनना है। सर्वज्ञ वाणी का नहीं, सर्वज्ञ वाणी सनातन मंत्र, सब जहां पर सबकी वाणी को सुना जाए, सनातन के लिए हर दिशा की वाणी को सुना जाए, वो सनातन वाणी है। सबकी वाणी को जहां समावेश होगा, जहां पर एक सब समावेश मिलकर एक उत्तर निकल के आएगा, उस उत्तर को हम सब मिलके प्रेरित करेंगे। जय श्री राम, ओम नमस्कार। और इसी के साथ ओम नमस्कार बोल के मेरे सिर का दर्द खत्म